अध्याय 151 जोड़े में चलो। अर्जुन ने रास्ते में टहलते हुए अपनी आंखें खोली। हाउतियान शहर में वाकई बहुत चहल पहल थी और वहां कई खिलौने थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था या सुना था। आसपास के पैदल यात्रियों ने जू कयुए को एक नज़र से सलामी दी। उन्हें सिर्फ यही लगा कि यह लंबा व्यक्ति असाधारण रूप से सुंदर है और उन्हें नहीं पता था कि वह पुरुष है या महिला। कुछ लोग तो आगे बढ़कर जू कयुए को चूमने के लिए भी आगे बढ़े, लेकिन जू कयुए ने भौहें सिकोड़कर उन्हें घूरा। यदि उन्हें जू कयुए की पहचान पता चल जाती तो वे शायद इतने डर जाते कि जमीन पर गिर पड़ते। मास्टर, आप मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर हैं। उन छोटी लड़कियों को देखिए जो आप पर मोहित हैं, अर्जुन ने धीरे से चिढ़ाते हुए कहा। बकवास मत करो। जू कयुए का चेहरा एक बार फिर लाल हो गया और वह चिल्लाई। अंत में अर्जुन अभी भी यह नहीं भूला था कि उसे कुछ करना है, इसलिए वह अपनी मनचाही चीज ढूंढने के लिए स्पिरिट जड़ी बूटी की दुकानों पर गया। हाउटियन शहर में स्पिरिट हर्ब स्टोर कोई मजाक नहीं था। राजधानी हाउजिंग के अलावा हाउटियन शहर को पूरे हाउटियन साम्राज्य के 5 सबसे व्यस्त शहरों में से एक माना जाना चाहिए। यहां हर तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं जो बाहर नहीं मिल सकती थीं। बेशक कीमत स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से महंगी थी, लेकिन क्या हाओरन संप्रदाय के पास पैसे की कमी होगी? हाओरन संप्रदाय में पैसा सबसे कम मूल्यवान वस्तु थी। जब अर्जुन ने अपनी जरूरत की सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली तो उसने लगभग 120 मिलियन सोने के सिक्के खर्च कर दिए थे। जू कयुए ने बिना भौहें सिकोड़े और हाथ हिलाकर भुगतान कर दिया। मैं भी एक बार अमीर आदमी बन गया था, अर्जुन खुश था। देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। जू कयुए ने अभिवादन किया और वे दोनों हाओरान संप्रदाय की दिशा में चल पड़े। यात्रा के बीच में जू कयुए ने चेतावनी दी, मैं इस बार तुम्हारे लिए सभी सोने के सिक्कों का भुगतान करूंगा, लेकिन भविष्य में तुम्हें इसे स्वयं अर्जित करना होगा। मैं तुम्हारी हर चीज में मदद कर सकता हूं, लेकिन अंत में मैं तुम्हें केवल कूड़े के एक टुकड़े में बदल सकता हूं। गुरुजी, यह शिष्य समझता है, अर्जुन ने बार बार हाँ कहा। सामने वह अर्जुन है। जैसे ही वह बोल रहा था, नशे में धुत लोगों के एक समूह ने अचानक उसका स्वागत किया। अर्जुन ने देखा कि उन लोगों के शरीर में युआन क्यूई बढ़ गया था। वे सभी विशेषज्ञ थे और उनके क्षेत्र मूल रिटर्न के तीसरे स्तर के आसपास होने चाहिए। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बहुत लंबा था, उसकी लंबाई 2.34 मीटर थी। भीड़ में यह ऊंचाई तुरंत ध्यान का केंद्र बन गई। अर्जुन को लगा कि ये लोग बहुत अपरिचित हैं, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? राजसी आदमी जोर से हंसा, यह वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां मुझे अपने लोहे के जूते नहीं मिल रहे हैं। मैं लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अंत में तुम फिर भी संप्रदाय में लौट आए। तुम कौन हो? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उस व्यक्ति ने जो कहा उससे ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति आया था वह निर्दयी था। बलिष्ठ व्यक्ति चिल्लाया, मेरा नाम ली है। मैं दूसरी कक्षा की अकादमी से हूं। तो ली हूं मेरा छोटा भाई है। कोई आश्चर्य नहीं, अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि इस ऊंचाई वाले व्यक्ति संभवतः ली है और ली हू थे। बेटे, तुम पागल हो, ली हाई चिल्लाया, तुमने अभी अभी प्रकृति संप्रदाय में प्रवेश किया है और मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। अगर मैं तुम्हें आज सबक नहीं सिखाता तो मुझे डर है कि तुम नहीं जानते कि स्वर्ग से परे स्वर्ग होने का क्या मतलब है। स्वर्गीय बाघ की दहाड़। यह कहने के बाद ली हाई उछल पड़ा और आकाश से बाघ की हल्की दहाड़ सुनाई दी। यह आदमी स्पष्ट रूप से नशे में था। हाओरन संप्रदाय के अनुयायी के रूप में वह वास्तव में सड़कों पर लड़ना चाहता था। यह स्वर्गीय बाघ दहाड़ मार्शल कौशल काफी शक्तिशाली था। बाघ की दहाड़ गूंज रही थी, जिससे आसपास के लोग सभी दिशाओं में पीछे की ओर उड़ रहे थे। जब यह मध्य हवा से नीचे उतरा और अर्जुन पर हमला किया तो इसका दाहिना हाथ एक पंजे के आकार का हो गया और इसकी पूरी हथेली एक छोटे बाघ के सिर वाले युआन क्यूई से लिपटी हुई थी। बाघ का सिर चमकीला था और उस पर अकल्पनीय रूप से तेज हवा चल रही थी। ली हाई के साथ आए अन्य मार्शल भाई सभी नशे में थे। जब उन्होंने ली हाई को हमला करते देखा तो वे सभी एक साथ आगे बढ़ गए।
शू कयुए अपने दिल में दुखी थी। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक अदृश्य दमनकारी शक्ति ने लोगों के समूह को जमीन पर पटक दिया। वह हिल भी नहीं पा रही थी। जू कयुए ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, व्यस्त शहर में लड़ना कैसा लगता है? ली हाई और बाकी लोग चौंक गए और जल्दी से जू कयुए को देखने लगे। करीब से देखने पर पता चला कि वे सभी बुरी तरह डर गए थे। हालांकि शिष्यों ने आमतौर पर जू कयुए को नहीं देखा था, लेकिन जब उन्होंने गुट को विभाजित किया तब भी वे जल्दी में जू कयुए से मिले। अब जब वे गंभीरता से जू कयुए की जांच कर रहे थे तो वे वास्तव में अपनी बुद्धि से डर गए थे। जू कयुए द्वारा अपनी शक्ति वापस लेने के बाद ली हाई के लोगों का समूह पहले ही अपने सदमे से जाग चुका था और अपना सम्मान देने के लिए घुटने टेक चुका था। चलो चलें, जू कयुए ने ली है और अन्य लोगों की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि वह अर्जुन को संप्रदाय की दिशा में ले जा रही थी। जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर ली हाई की विषैली निगाहों से पड़ी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, यह बीम वाकई बहुत बड़ी है। ली भाइयों और उनके चेहरे के प्यार ने आज उन्हें खुद की वजह से सड़कों पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मुझे डर है कि यह कर्ज स्पष्ट रूप से चुकाया नहीं जा सकता। ली हाई ने अर्जुन को घूरते हुए, अपने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, अच्छा लड़का, तुम वास्तव में अपने मालिक से दूर चले गए। ठीक है, आज जब तुम्हारा मालिक तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रह पाएगी। मेरा इंतजार करो। अर्जुन और उसका प्रशिक्षु अभी संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहुंचे ही थे कि उनकी मुलाकात बाहर निकलते हुए लोगों के एक अन्य समूह से हुई। अर्जुन, यह वास्तव में आप ही हैं। समूह में से एक व्यक्ति बाहर आया और आश्चर्य से अर्जुन पर चिल्लाया। यह व्यक्ति अर्जुन का शिष्य झाहुआ पीक का शिष्य ली जियान था। ओह, यह ली जियान है। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे, इसे पूरा करने में बहुत मेहनत लगी, ली जियान ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। संयोग से हमारे छोटे भाई आराम करने और शराब पीने के लिए एक जगह खोजने जा रहे हैं। हमारे साथ आओ। ली जियान के साथ जो लोग थे वे फॉर्च्यून पीक के शिष्य लग रहे थे। सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे, क्या यह सोलर विंड का अर्जुन है? ईगल रैंकिंग का एक प्रसिद्ध व्यक्ति। हे भगवान, ली जियान, तुम वास्तव में अर्जुन को जानते हो। अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी वर्तमान प्रसिद्धि इतनी महान थी। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार उसकी प्रसिद्धि ईगल रैंकिंग से संबंधित होनी चाहिए। चलो साथ चलते हैं। यह सही है अर्जुन। मिशन करना बंद करो। तुम अपने सूर्य शिखर के एकमात्र शिष्य हो। बीमार मत पड़ो। हमारे साथ आओ। अर्जुन सभी के दयालु निमंत्रण को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने मालिक को देखा। जू कयुए ने सिर हिलाया और दक्षिण में संदेश भेजा, मास्टर वापस आ गए हैं। जाओ उनके साथ खेलो। मूलतः अर्जुन चाहता था कि उसका स्वामी उसके साथ जाए, लेकिन उसने सोचा कि अपनी वरिष्ठता के कारण इन कनिष्ठों के साथ एक ही मेज पर बैठना उसकी गरिमा के विरुद्ध होगा। यदि सभी लोग बहुत अधिक शराब पी लें और कुछ ऐसा कहें जो कानों को अप्रिय लगे, तो उसे अपने स्वामी के लिए दुख होगा, भले ही वह मर जाए। तुरंत ही अर्जुन ने स्वयं को जू कयुए से अलग होने के लिए मजबूर नहीं किया और ली जियान तथा अन्य लोगों के साथ चला गया। दिन के दौरान अर्जुन मुख्य रूप से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज में था और हाउटियन शहर के सबसे समृद्ध क्षेत्र में नहीं गया था। आज रात उसने देखा कि प्रसिद्ध हाउटियन शहर कितना सुंदर था। अर्जुन सहित इस समूह में कुल 13 लोग थे। उन्होंने अस्थायी रूप से 2 बड़ी गाड़ियां किराए पर ली और सरपट भाग निकले। हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन कार में बैठते हुए पूछा। ली जियान गर्व से मुस्कुराया और कहा, शराबी ड्रीम मंडप। अर्जुन को इन 3 शब्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अन्य शिष्य उत्साहित हो गए। ली जियान ने कहा, शराबी ड्रीम पैवेलियन हाउटियन शहर में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा संयोग से हुआ कि मेरे एक चाचा ड्रंकन ड्रीम पैवेलियन में एक छोटे से पद पर हैं। यह उनकी सुविधा है कि हम अपने क्षितिज को व्यापक बना सकें। रात्रि के आकाश के नीचे कई शिष्य उत्साह से जयकार कर रहे थे।
दोनों गाड़ियां रात में सरपट भाग गईं। अध्याय 152 शराबी सपना मंडप। नशे में धुत स्वप्न मंडप हाउतियन शहर में एक प्रसिद्ध स्थान था। वाणिज्यिक कुलों के कई शिष्य और मार्शल दाओ कुलों के मार्शल कलाकार यहां आराम करने के लिए आना पसंद करते थे। और यह ड्रंकन ड्रीम पैवेलियन सिर्फ खाने की जगह नहीं थी। अंदर बहुत सी चीजें थीं। वहां पश्चिमी क्षेत्रों से नर्तकियां, उत्तरी क्षेत्र से विचित्र जानवर, हाउतियन साम्राज्य से मानद कहानीकार और गुप्त रूप से कामुक सेवाएं प्रदान की जाती थी। यहां मुख्य व्यवसाय वस्तु अमीर, शक्तिशाली युवा लोग हैं, इसलिए शानदार, बेहद शानदार चीजें बनाई गईं। प्रवेश द्वार पर लगे 5 मीटर ऊंचे 2 पत्थर के शेर इस स्थान की संपन्नता और संपदा को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं। चाचा ली जियान के रिश्ते के कारण अर्जुन और उनके समूह ने भी आसानी से प्रवेश किया। जैसे ही वे ड्रंकन ड्रीम पैवेलियन में दाखिल हुए, वहां खूबसूरत महिला वेट्रेस की 2 कतारें थीं जो झुककर प्रणाम कर रही थीं। इन सभी महिला वेट्रेस में स्वर्ग और धरती की खुशबू थी और उनके शरीर से पाउडर की हल्की खुशबू आ रही थी। जब वे दोनों पंक्तियों के बीच से गुजरे तो 1 दर्जन से अधिक शिष्यों के चेहरे पर हतप्रभ भाव थे। अंदर एक लंबा गलियारा था। स्वाभाविक रूप से गलियारे को बीम में उकेरा गया था और इमारतों को रंगा गया था। यहां तक कि पेंट भी शुद्ध सोने से रंगा हुआ था। इस लंबे सुनहरे गलियारे के दोनों छोर पर सड़क पर एक दोराहा था जो गर्म पानी के झरने, जानवरों के बाड़े, रेस्तरां आदि की ओर जाता था। कभी कभी वे धनी और प्रभावशाली शिष्यों को एक सुंदरी को बाईं ओर और एक सुंदरी को दाईं ओर पकड़े भीड़ के बीच से गुजरते हुए जोर जोर से हंसते हुए देखते थे। यहां तक कि कुछ मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं भी गलियारे के किनारे खड़ी थीं और अपने अकेले बड़े भाइयों को छोटे गुलाबी निमंत्रण पत्र दे रही थीं। वह अपने शरीर के सहारे झुककर धीमे स्वर में युवक के कान में फुसफुसाता, क्या युवा स्वामी ने कभी पहली रात को ही अपनी चाची से तुम्हारी सेवा करने के लिए कहा है? फीनिक्स को गिराना और फीनिक्स को गिराना 18 बार तुम्हें सिखाने की मुद्रा में रहना भविष्य में कभी भी नुकसानदेह नहीं होगा। ली जियान के 16 या 17 वर्षीय युवाओं का समूह, जिन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, ने पहले कभी ऐसा गठन नहीं देखा था। इस तरह के युवा पुरुषों के लिए सबसे आकर्षक चीज आमतौर पर परिपक्व और आकर्षक महिलाएं थीं। जब उन्हें निमंत्रण पत्र मिला और महिला की सांसों की खुशबू महसूस हुई, तो उनके चेहरे लाल हो गए और उनके चेहरे लाल हो गए। उनकी नाक से खून निकलने लगा। वे अजीब तरह से झुके और घबराहट में भाग गए, अपने महत्वपूर्ण अंगों को ढकते हुए। इस दृश्य ने महिलाओं के एक समूह का ध्यान आकर्षित किया, जो अपने पीछे स्क्रॉल लहराते हुए खिलखिला रही थी। यह बहुत दिलचस्प था। तभी अर्जुन को समझ में आया कि नशे में होने और मौत का सपना देखने का क्या मतलब है। एक कागज के टुकड़े में बदली हुई सुनहरी पहेली। ठीक है, मेरे पेट में दर्द है। मैं पहले इससे निपट लूंगा। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फॉर्च्यून पीक का एक शिष्य अपने हाथ में गुलाबी निमंत्रण कार्ड लेकर जल्दी से चला गया। सभी ने शिष्य की पीठ की ओर ज्ञानपूर्ण भाव से देखा और वे बेचैन हो उठे। खांसी खांसी, ली जियान ने 2 बार खांसते हुए कहा, हर कोई यहां खेलने के लिए आया है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो बस करो। तुम्हें दूसरों की नजरों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, अन्य 2 शिष्यों ने शर्म से अपना सिर खुजलाया और निमंत्रण पत्र लेकर भाग गए। ली जियान ने अर्जुन से कहा, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। चलो पहले पीने और बातचीत करने के लिए भोज क्षेत्र में चलते हैं। उसके बाद हम झरने के पानी में भिगोएंगे और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को आराम देंगे। हाँ, यह बिल्कुल सही है, अर्जुन ने सिर हिलाया। हालांकि उसे लगा कि वे लड़कियां और महिलाएं बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनमें थोड़ा अश्लीलपन था। अर्जुन ऐसी महिला को छूना नहीं चाहेगा। भोज क्षेत्र को एक ही प्रांगण द्वारा अलग किया गया था और प्रत्येक शांत और सुंदर प्रांगण का अपना अलग स्वाद था। ली जियान ने पहले से ही एक स्वर्गीय आंगन आरक्षित कर रखा था। 10 लोग आंगन में दाखिल हुए और थोड़ी देर में सुंदर नौकरानियां आईं और स्वादिष्ट व्यंजन परोसने लगीं। यह उत्तरी हिम क्षेत्र से आया जेड ग्रीन टोड है। अर्जुन, इसे चखें। इसका स्वाद बहुत ताज़ा है। यह दक्षिणी डोमेन के अग्नि द्वीप से स्कारलेट फ्लेम रेड पाइथन है।
इसका स्वाद स्वादिष्ट और चबाने योग्य है। ली जियान अर्जुन जी के प्रति बहुत भावुक था। वह लगातार ऐसे व्यंजन पेश करता था जो उसने पहले कभी नहीं खाए थे। अर्जुन का मूड बहुत शांत था। उसने अपना गिलास उठाया और सबके साथ पीने लगा। उसे अपने दिल में अवर्णनीय आराम महसूस हो रहा था। वैसे अर्जुन, अगर तुम्हारे पास कोई मिशन है तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और उसे पूरा करो। परीक्षा 2 महीने में होने वाली है। उस समय हमारे प्रथम ग्रेड अकादमी के सभी छात्र विशेष ग्रेड अकादमी परीक्षा में भाग लेंगे और शीर्ष 10 सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को पहले द्वितीय ग्रेड अकादमी में आगे बढ़ने के लिए चुनेंगे। ओह, क्या ऐसी कोई बात है? ली जियान की बातें सुनकर अर्जुन ने जल्दी से पूछा। ली जियान ने सिर हिलाया। ठीक है, सामान्य तौर पर हमें साल में एक बार पदोन्नत किया जाना चाहिए। केवल अगले साल ही हम दूसरे दर्जे के कॉलेज में प्रवेश पा सकेंगे। बेशक, तभी जब हमने उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हों। अन्यथा हमें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज में ही रहना होगा। मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति 3 साल से दूसरे दर्जे के कॉलेज में पढ़ रहा है और अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। हालांकि संप्रदाय के कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्यों का ध्यान रखने के लिए हम 10 सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को द्वितीय श्रेणी अकादमी में अग्रिम प्रवेश देने के लिए एक विशेष कक्षा परीक्षा आयोजित करेंगे। इसका उद्देश्य प्रतिभावान लोगों को दफनाए जाने और विलंबित किए जाने से बचाना है। यह अच्छी बात है। अर्जुन की दिलचस्पी थी। जब तक वह द्वितीय श्रेणी अकादमी में प्रवेश कर सकता है, वह क्रेडिट हॉल के टाइगर पैलेस में प्रवेश करने के लिए योग्य होगा। अर्जुन निश्चित रूप से प्रवेश करने में सक्षम होगा। बाकी लोगों ने भी यही कहा। किसी ने कहा, उस ईगल सूची को देखो। मेरा अनुमान है कि कुछ महीनों में अर्जुन सूची के शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम होगा। उसकी ताकत के साथ विशेष अकादमी परीक्षा के शीर्ष 10 में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं है। भाइयों, आप लोग बहुत विनम्र हैं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां बंद करके सभी को टोस्ट किया। अर्जुन ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे अगले 2 महीनों के लिए उत्तरी जंगल के दलदल में जाना होगा। सभी बिजली विरोधी सूत्रों को इकट्ठा करने के बाद वह अपनी साधना को उच्च स्तर तक बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा, इससे पहले कि वह सुनिश्चित हो सके कि वह विशेष अकादमी में प्रवेश परीक्षा पास करने में सक्षम होगा। सभी लोग बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे के बाहर से तेज आवाज आई। यह आखिरी स्वर्गीय प्रांगण है। हमें यही चाहिए। अतिथि, आप मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। किसी ने पहले ही इस आंगन को बुक कर लिया है। मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भी मैं आज यहां बिना वजह नहीं आ सकता। जैसे ही वह बोल रहा था, लोगों का एक समूह शोर मचाते हुए अंदर आ गया। पहला व्यक्ति अर्जुन का दुश्मन था, मुरोंग वानकिंग। जो बाहर चिल्ला रहा था, वह मुरोंग वानकिंग के बगल में एक सहपाठी था। विनती करने वाला व्यक्ति ड्रंकन ड्रीम पैवेलियन था, जो भोज प्रांगण क्षेत्र का प्रभारी प्रबंधक था। यह आप हैं? मुरोंग वानकिंग ने एक नजर में अर्जुन को देखा। यह मैं हूं। अर्जुन ने अपना गिलास उठाया और हल्के से कहा। यह आंगन मेरा है। तुम लोग जल्दी से चले जाओ। मुरोंग वानकिंग का स्वर बेहद दुखी था। सबसे दुखी बात यह थी कि ईगल रैंकिंग में उसकी रैंकिंग अर्जुन से पीछे थी। सभी के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने जल्दी से कहा, ठीक है, चलो अब आंगन छोड़ दें। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, ली जियान और अन्य लोग घबराए हुए भाव के साथ बाहर चले गए। अर्जुन ने ली जियान की बाह पकड़ ली और मुरोंग वानकिंग को अपनी आंखों से देखा। पहले आओ, पहले पाओ की नीति है। हमने भुगतान किया है, हम इसे किसी और को क्यों दें? मुरोंग वानकिंग, क्या तुम इतने अनुचित नहीं हो? अर्जुन ने बार बार मुरोंग वानकिंग को स्वीकार किया था। अगर वह उसके साथ टकराव से बच सकता था, तो वह इससे बचने की पूरी कोशिश करता। लेकिन अगर वह बार बार हरकत करता, तो वह ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति कब होता? वह जो कुछ भी करती, वह उसे लक्ष्य करके करती, मानो वह अंतहीन हो। इस बार अर्जुन वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। अर्जुन, ली जियान ने अर्जुन को खींचा और फुसफुसाया, तुम्हें नहीं पता कि मुरोंग वानकिंग अभी अभी मूल क्षेत्र के 3रे स्तर तक आगे बढ़ा है ना? चलो जल्दी से चलें और चलें। परेशानी मत खड़ी करें।
ओरिजिन रिटर्न का तीसरा स्तर। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। कुछ दिन पहले मुरोंग वांकिंग अभी भी ओरिजिन दायरे के दूसरे स्तर पर थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी आगे बढ़ी है, लेकिन वह वास्तव में आगे बढ़ गई थी। अध्याय 153 विशेषज्ञों के बीच लड़ाई। चूंकि आप हमारी ताकत जानते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी क्यों नहीं चले जाते? मुरोंग वांकिंग के बगल में एक लंबी महिला खड़ी थी। यह व्यक्ति मुरोंग वांकिंग की टीम के सदस्यों में से एक होना चाहिए। अर्जुन ने उसे एक से अधिक बार देखा था। रुओक्सवान, मुरोंग वांकिंग ने भौहें सिकोड़ी और महिला को बात बंद करने का इशारा किया। इस छोटे से विवरण के माध्यम से अर्जुन की मुरोंग वांकिंग के बारे में समझ थोड़ी बढ़ गई। मुरोंग वांकिंग निश्चित रूप से एक ऐसी महिला थी जो गर्व के साथ पैदा हुई थी। वह वास्तव में सभी की प्रशंसा और मान्यता के लिए तरसती थी। लेकिन साथ ही वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो यह पसंद नहीं करती थी कि दूसरे लोग उनके बारे में कहें कि वे कितनी शक्तिशाली हैं, और वह भी उस तरह की चापलूसी नहीं चाहती थी जो दिन भर उनके इर्द गिर्द रहती थी। रुक्सवान नाम की महिला मुरोंग वांकिंग को अर्जुन की तरह अच्छी तरह नहीं जानती थी। उसने सोचा कि मुरोंग वांकिंग सिर्फ विनम्रता दिखा रहा है। फिर उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखते हुए हमारा छोटा सा अनुयायी बनना बेहतर है। अन्यथा तुम्हारी जैसी तुच्छ चाल के साथ यह केवल एक मजाक बनकर रह जाएगा। रुओक्सवान, मुरोंग वांकिंग का स्वर अचानक उग्र हो गया। रुक्सवान नाम की लंबी महिला तुरंत चौंक गई और जल्दी से आधा कदम पीछे हट गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मुरोंग वांकिंग क्यों गुस्से में था। मुरोंग वांकिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक कदम आगे बढ़ गई। उसने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन वह वास्तव में रुक्सवान से बात कर रही थी। भले ही आप खुद को मजबूत साबित करना चाहते हों, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी को कमतर आंकने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी बेवकूफ व्यक्ति को अपना दुश्मन मानते हैं, तो इससे यह साबित होगा कि आप और भी अधिक बेकार हैं। आह! यह रुक्सवान ने देखा कि मुरोंग वांकिंग वास्तव में गुस्से में थी, इसलिए उसने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। मुरोंग वांकिंग ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बेकार हो। इसके विपरीत, मैंने तो यह भी सोचा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था। मैं बस यह साबित करना चाहता था कि मैं अपनी ताकत के बल पर तुमसे बेहतर हूं। इसके साथ ही मुरोंग वांकिंग ने अचानक अपने हाथ में एक बर्फीली लंबी तलवार ली और कहा, चूंकि हम मार्शल कलाकार हैं, इसलिए आइए हम मार्शल कलाकारों के अपने तरीकों का उपयोग करके यह तय करें कि यह आंगन किसका है। मुझे आपके बारे में कुछ अलग समझ है। अर्जुन का दाहिना हाथ कांप उठा और उसके हाथ में 3 मीटर की कृपाण दिखाई दी। पहले, जब सभी के बीच टकराव होता था, तो वे युआन क्यूई का उपयोग नहीं करते थे और इसे हल करने के लिए अपनी मुट्ठी और पैरों का उपयोग करते थे। इस समय, जब अर्जुन ने अपनी अतिरंजित कृपाण दिखाई, तो सभी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह एक लड़ाई है। सभी लोग उनसे बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गए, जिससे उन दोनों के लिए एक बड़ी खुली जगह बन गई। सौभाग्य से, यह आंगन बहुत विशाल था। जब तक वे दोनों आकाश में अंधेरा होने तक लड़ते नहीं, तब तक वे इसे खोल सकते थे। हाँ, मुरोंग वांकिंग ने सिर हिलाया और अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। तो फिर मुझे अनुभव करने दो कि ईगल रैंकिंग के इतिहास में सबसे तेज व्यक्ति, तुम्हारा वजन कितना है? मुरोंग वांकिंग की तलवार ने वार किया और युआन क्यू ने तलवार के शरीर को पकड़ लिया, जिससे वह बाहर नहीं उड़ी और आसपास की इमारतों को नष्ट नहीं होने दिया। तलवार के इस वार से अर्जुन का दिल तुरंत भारी हो गया। मुरोंग वांकिंग का तलवार का वार सरल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह लापरवाही से छोड़ा गया था, लेकिन वास्तव में इसने अर्जुन के चकमा देने की अधिकांश जगह को बंद कर दिया था। वह अर्जुन को सीधे मुकाबले के लिए मजबूर कर रही थी। विशेषज्ञ, अर्जुन की आंखें हिल गईं और उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपाण भी उसकी ओर झपटा। अर्जुन ने जिस तरह से तलवार का इस्तेमाल किया वह ज्यादा जंगली था, और यह खोलने और बंद करने की युद्ध शैली थी। तलवार हवा में हिंसक रूप से टकराई। हालांकि मुरोंग वांकिंग का दाहिना हाथ थोड़ा कांप उठा और अगली तलवार आ गई। इस दृश्य के पीछे का रहस्य कोई और नहीं देख सका, लेकिन अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली।
हथियारों के टकराव से निश्चित रूप से प्रतिक्षेप उत्पन्न होता था, और प्रतिक्षेप की प्रक्रिया हमले का एक आंतरायिक चरण था। हालांकि मुरोंग वांकिंग ने अपने हथियार के पलटाव से पैदा हुए अंतर से बचने के लिए एक बहुत ही खास तरीका अपनाया। जब अर्जुन की कृपाण पीछे की ओर उछल रही थी, तो उसकी दूसरी तलवार आ गई। इसके अलावा तलवार अर्जुन की आस्तीन पर लगी हुई थी। तलवार की धार लगभग अर्जुन की त्वचा को छूती हुई आस्तीन में घुस गई और उसके दाहिने कंधे की ओर बढ़ गई। अर्जुन ने तेजी से अपने पैर बदले और अपनी दाहिनी भुजा को सटीकता से बाहर निकाला और तलवार से बचने की कोशिश की। उसी समय मुरोंग वांकिंग ने अर्जुन का पीछा किया और अपनी तलवार अर्जुन की आस्तीन में रख दी। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से विशाल कृपाण को घुमाया और मुरोंग वांकिंग की तलवार को रोकने के लिए मूठ का इस्तेमाल किया। उसी समय उसने अपने बाएं हाथ को तलवार में बदल दिया और उसे अपने दाहिने हाथ पर तान दिया। उसने अपनी आस्तीन में छिपी लंबी तलवार पर 3 बार वार किया। मुरोंग वांकिंग की तलवार 3 बार जोरदार झनकार के साथ हिली। इस मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ छोड़ा और बाएं हाथ से तलवार की मूठ पकड़ ली। उसका दाहिना हाथ पीछे हटा और वह तलवार पर अपना अंगूठा टिकाकर पीछे की ओर खिसक गया। एक झटके के साथ अर्जुन का दाहिना हाथ तलवार से पूरी तरह अलग हो गया। कृपाण पकड़े हुए उसके बाएं हाथ की हरकत फिर से बदल गई और वह एक विशाल कृपाण में बदल गया। विशाल कृपाण तिरछे तरीके से बाहर निकली और वास्तव में तलवार से लैस मुरोंग वांकिंग के हाथ को छूती हुई निकल गई। बहुत सुंदर। मुरोंग वांकिंग की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उत्साहित हो गई। जब मुरोंग वांकिंग उत्साहित थी, उसने अपने दाहिने हाथ से लंबी तलवार पकड़ी और अपनी बाह घुमाई। उसने तलवार की नोक को केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि तलवार की मूठ को अंगूठी के रूप में तलवार की नोक के चारों ओर आधे से अधिक चक्र में चक्कर लगाया। दरअसल यह क्रिया ऐसी थी जैसे लंबी तलवार का अगला हिस्सा विशालकाय कृपाण के खिलाफ घूम रहा हो। जैसे ही यह हुक हुआ और ऊपर उठा, इसने विशाल कृपाण को मजबूती से जकड़ लिया। जब मुरोंग वांकिंग ने अपनी गति वापस ली, तो जैसे ही उसका दाहिना हाथ सबसे ऊपर उठा, उसने अर्जुन के साथ अपनी कृपाण भी उठा ली। यदि कोई और व्यक्ति लंबी कृपाण पकड़े होता, तो मुरोंग वांकिंग की तलवार निश्चित रूप से उसे उड़ा देती। तुम मेरी कृपाण लेना चाहते हो? जैसे ही अर्जुन दोनों हथियारों से उलझने वाला था, एक बदमाश उसके पास आया और उसने मुरोंग वांकिंग के दाहिने कंधे पर अपनी बाईं तलवार की उंगली से उसे मूल रूप से बाधित करने का इरादा किया। मुरोंग वांकिंग ने भी आधा कदम आगे बढ़ाया। उसके बाएं हाथ ने पंजा बना लिया और उसकी 5 उंगलियों ने अर्जुन के हाथ के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, बस 2 मुट्ठियां आपस में चिपकी हुई थी। इस बहुत कम दूरी में एक पुरुष और एक महिला दोनों हाथों से एक दूसरे से लड़ रहे थे। मुरोंग वांकिंग के बाघ के पंजे ने अर्जुन के हाथ के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। अर्जुन ने अपना बायां हाथ घुमाया और अपनी तलवार मुरोंग वांकिंग की हथेली पर तान दी। मुरोंग वांकिंग के बाघ के पंजे थोड़े ढीले पड़ गए। अर्जुन के हाथ के पिछले हिस्से को पकड़ने से लेकर अर्जुन की कलाई को पकड़ने तक आगे बढ़ते हुए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसके बाघ के पंजे अर्जुन की कोहनी को सहलाते रहे। अर्जुन भी आगे बढ़ा। उसकी तलवार की उंगली मुरोंग वांकिंग की बाह पर फिसली और उसकी कोहनी की ओर खिसक गई। उसकी बाह की लंबाई का फायदा उठाते हुए वह पहले पहुंचा। मुरोंग वांकिंग ने तुरंत अपना रुख बदल दिया। उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया और उसके दाहिने पैर ने अर्जुन के चेहरे पर 3 जोरदार वार किए। अर्जुन ने अपनी तलवार वाली उंगली छोड़ दी और अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके अपने 3 पैरों को रोक दिया। चाबुक वाले 3 पैर बेहद शक्तिशाली थे, जिससे अर्जुन का पूरा बायां हाथ अस्थायी रूप से बेहोश हो गया। क्या भारी पैर तकनीक है! एक बार जब अर्जुन ने मुरोंग वांकिंग के चाबुक पैर को रोक दिया, तो उसने अपना पैर उठाया और उसके पेट में लात मार दी। इस समय उन दोनों ने एक साथ अपने दाहिने हाथों में उलझे हुए हथियार छोड़ दिए। मुरोंग वांकिंग ने अर्जुन के जोरदार लात का प्रतिरोध करने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। एक झटके के साथ उसका शरीर क्षैतिज रूप से मुड़ गया और उसके 2 लंबे पैरों ने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। वह अर्जुन को जमीन पर गिराने के लिए कैंची के खूबसूरत पैरों का इस्तेमाल करने वाली थी। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से मुरोंग वांकिंग की पीठ को सहारा दिया।
उसकी दाहिनी कोहनी उसके पैरों के बीच टकरा गई, जिससे उसके पैर आपस में नहीं जुड़ पाए। फिर उसके बाएं हाथ ने उसे ऊपर फेंका और मुरोंग वांकिंग को हवा में धकेल दिया। वह घातक कैंची पैर पूरी तरह से बेअसर था। अध्याय 154 जैसा है वैसा ही है। मुरोंग वांकिंग ने हवा में ही तलवार पकड़ ली और नीचे उतरते समय उसने अर्जुन के सिर पर वार किया। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में गिरे विशाल कृपाण को पकड़ लिया। उसने कृपाण को क्षैतिज रूप से घुमाया और उसे तलवार पर घुमाया। वे दोनों एक ही समय में पीछे हट गए। दूसरे छात्रों को देखकर वे सभी अचंभित रह गए। उन्हें लगा कि उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई है और वे अवर्णनीय रूप से भयभीत थे। उन्होंने पहले कभी इतनी शानदार हाथापाई लड़ाई कैसे देखी थी? मुरोंग वांकिंग और अर्जुन हर कदम और रुख को लेकर बहुत खास थे। बिल्कुल नहीं। हे भगवान, लीजियान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। जैसे ही मुरोंग वांकिंग पीछे हटी, उसकी आंखें असामान्य उत्साह से चमक उठीं। अच्छा, कितना अच्छा अर्जुन है, उसने चुलबुली आवाज में कहा। रास्ता बनाओ। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। जैसा कि अपेक्षित था, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। मुरोंग वांकिंग को ऐसा लगा जैसे उसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। उसने खुशी से कहा, तुम उन मार्शल कलाकारों से बहुत अलग हो जो सिर्फ एक दूसरे पर बमबारी करने के लिए अपने युआन क्यूई का बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल करना जानते हैं। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मुरोंग वांकिंग ने अपने होंठ चाटे। उसका दाहिना हाथ कांप उठा और तलवार भनभना उठी। इसके तुरंत बाद अचानक उसके चारों ओर हवा का एक समूह फैल गया। इस समय मुरोंग वांकिंग एक तेज तलवार की तरह थी, यहां तक कि उसके चारों ओर गिरे हुए पत्ते भी चुपचाप टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जियांटियन डिपर क्यूई, सभी लोग हाओरन संप्रदाय के शिष्य थे, इसलिए उन्होंने एक स्वर में चिल्लाया। यह तलवार संप्रदाय जियांटियन डिपर क्यूई की हस्ताक्षर तकनीक थी। वह वास्तव में सफल हो गई। लीजियान और अन्य लोग डर कर चिल्ला उठे। लीजियान ने कहा, हम अभी अभी प्रकृति संप्रदाय में शामिल हुए हैं, लेकिन इस मुरोंग वांकिंग ने वास्तव में इन्नेट डिपर क्यूई में महारत हासिल कर ली है। मुरोंग वांकिंग के पीछे मार्शल कलाकारों का समूह अतुलनीय गर्व के साथ अपने कंधों को गले लगा रहा था। यही है, लंबी महिला रुक्सवान ने कहा, सनसेट हमारे तलवार संप्रदाय में पहली मार्शल कलाकार है जिसने जियांटियन एस्ट्रल क्यूई की खेती करने के लिए सबसे तेज समय का उपयोग किया है। जियांटियन एस्ट्रल क्यूई बेहद शक्तिशाली था। यह एक लंबी तलवार की तरह था जिसे पॉलिश किया जा रहा था। इसे जितना तेज किया जाता था, यह उतनी ही तेज होती जाती थी। इस समय सभी फिर से पीछे हट गए। उनके बीच की दूरी पहले से ही बहुत असुरक्षित थी, क्योंकि जियांटियन एस्ट्रल क्यूई बहुत तेज थी। सभी ने फिर से अर्जुन की ओर देखा। सभी ने मजाकिया अंदाज में कहा, हमने सूर्यास्त में जियांटियन डिपर क्यूई की खेती की, फिर भी आप अभी भी हार नहीं मानते? परिणामस्वरूप अर्जुन मंद मुस्कुराया और अपना बायां हाथ हवा में ऊंचा उठाया। उसकी उंगलियां तलवार का आकार ले रही थीं। रात्रि के आकाश से अचानक प्रकाश की एक प्रचंड किरण उतरी, जो अर्जुन की उंगलियों पर जोरदार प्रहार कर रही थी। यह सूर्य देव तकनीक, जिसका अनुकरण थंडर के 9 रूपांतरणों ने किया था, ने भी सूर्य की शक्ति का 5वां हिस्सा आकर्षित किया था। इस समय अर्जुन का पूरा शरीर हल्का सा चमक उठा और उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपाण एक हल्के कृपाण में बदल गया। हे भगवान, मुरोंग वांकिंग के पीछे एक पुरुष शिष्य खुद को कोसने से नहीं रोक सका। सूर्य देव तकनीक। धिक्कार है, इस चीज का वास्तव में अभ्यास किया जा सकता है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? दूसरे पुरुष शिष्य ने अपना मुंह खोला। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह सूर्य देव तकनीक की साधना नहीं कर सकता? जो कोई भी इसका अभ्यास करेगा, वह मर जाएगा। क्या यह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है? क्या तुम सच में सफल हो गए? मुरोंग वांकिंग के चेहरे पर भी दूसरों से कम आश्चर्य नहीं था। वह अर्जुन को आश्चर्य से देखती रही और फिर आश्चर्य उत्साह और उमंग में बदल गया। ठीक है, मुझे आपकी सूर्य देव तकनीक की शक्ति का परीक्षण करने के लिए जियांटियन एस्ट्रल क्यूई का उपयोग करने दें। मुरोंग वांकिंग अपनी तलवार हाथ में लेकर चली गई। उसने तलवार का पीछा किया और अपनी तलवार की गति उधार लेकर 6 तलवार की रोशनी को नष्ट कर दिया।
तलवार की 6 रोशनियों में से एक तलवार के मुख्य भाग से आती थी। बाकी 5 तलवार की रोशनियां तलवार के केंद्र को घेरे हुए थीं, और पांचों तलवार की रोशनियां एक ही समय में एक सुंदर सफेद फूल की तरह फैलती थीं। स्वर्गीय डिपर, 6 सामंजस्य तलवार, मुरोंग वांकिंग की कोमल चीख के बाद सुंदर फूल तुरंत अर्जुन की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने अपनी कमर मोड़ी और अपनी कमर के बल से अपनी कृपाण को क्षैतिज दिशा में घुमाया। कृपाण की रोशनी अर्धचंद्र की तरह घूमी और 6 तलवार की रोशनी से हिंसक रूप से टकराई। हालांकि 5 खुली तलवार की रोशनी अचानक सिकुड़ गई। उन्होंने अर्जुन के अर्धचंद्राकार ब्लेड को काट लिया और मुरोंग वांकिंग की तलवार के एक झटके से इसने वास्तव में ब्लेड को तोड़ दिया। अर्जुन की कृपाण की रोशनी हमेशा से ही दबंग रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने इसे अपनी पूरी ताकत दिखाने से पहले ही नष्ट कर दिया। यह अभूतपूर्व था। अर्जुन का दिल कांप उठा। तलवार की 6 धारियां उस पर लगातार हमला करती देख उसने निर्णायक रूप से विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया और एक हिंसक नीला ड्रैगन मौके पर ही समुद्र में चला गया। चाहे आपकी तलवार की चमक कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, मैं एक बार में 10 बार नीचे उतरूंगा और सीधे आपके सामने हमला करूंगा, यह देखने के लिए कि आपके पास और क्या-क्या तरकीबें हैं। क्या शानदार तलवारबाजी है। मुरोंग वांकिंग अतुलनीय रूप से निर्णायक थी। उसका दाहिना पैर जमीन पर लगा और उसका शरीर हल्के से पीछे और ऊपर की ओर उड़ गया। उसके दाहिने हाथ की तलवार ने फिर से वार किया। हेवनली डिपर, 36 यूनिट्स। 6 तलवार रोशनियों में से प्रत्येक को 6 भागों में विभाजित किया गया था और कुल 6 से 36 चौंकाने वाली तलवार रोशनियां रात के आकाश में चमक रही थीं। अर्जुन ने तुरंत ही अपनी गति रोक दी। उसका शरीर तेजी से घूम गया, लगातार 10 बार झूलने लगा। कृपाण की 10 किरणें आसमान में उछलीं और 10 मीटर ऊंची कृपाण की रोशनी में विलीन हो गईं। फिर अर्जुन हवा में कूद गया और विशाल कृपाण प्रकाश में वार किया। चौंकाने वाला ड्रैगन सनशाइन। मुरोंग वांकिंग की 36 तलवारें 3 छल्लों में व्यवस्थित थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग निगलने वाले बेहेमोथ ने अपना मुंह खोल दिया हो। तीसरी मंजिल पर मौजूद 36 दांत किसी भी क्षण कुचले जाने वाले थे। जहां तक अर्जुन की विशाल तलवार की रोशनी का सवाल है, वह स्वर्ग को चीर देने वाली तलवार की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई अतुलनीय रूप से शानदार थी। सभी लोग दंग रह गए। वे सभी एक एक करके हवा में उछल पड़े, इस डर से कि वे दोनों नीचे गिर जाएंगे और सीधे उन्हें अंदर खींच लेंगे। मुरोंग वांकिंग के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। स्पेशल एकेडमी की परीक्षा जल्द ही आने वाली है। क्या तुम्हें और मुझे एक दूसरे के अंतिम तुरुप के पत्ते निकालने के लिए यहां आना होगा? मेरे पास अभी भी एक मजबूत चाल है। अर्जुन जोर से हंसा। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं रुक जाऊंगा। अगर तुम लड़ने पर अड़े रहे तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। मुरोंग वांकिंग का दाहिना हाथ कांप उठा और 36 तलवार की रोशनी एक ही समय में गायब हो गई। अर्जुन का दाहिना हाथ कांप उठा जब विशाल ब्लेड की रोशनी प्रकाश के कणों में बदल गई और रात के आकाश में फैल गई। मुरोंग वांकिंग ने अपनी तलवार अपनी पीठ के पीछे रखी और कहा, आज मुझे पर्याप्त मजा नहीं आया। जब हम परीक्षा देंगे तो आप और मैं निश्चित रूप से अंत तक लड़ेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अर्जुन ने विशाल कृपाण को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। चलो चलें। मुरोंग वांकिंग ने लड़ने में संकोच नहीं किया और वह पलटकर आंगन से बाहर चली गई। यह देखकर कि मुरोंग वांकिंग पहले ही जा चुकी थी, लोमड़ी और बाघ जैसे साथी जो उसके पीछे आए थे, जल्दी से उसके पीछे चले गए। जाने से पहले वे सभी भूतिया आंखों से अर्जुन को देखने के लिए मुड़े। वाह अर्जुन, तुम बहुत निर्दयी हो। ली जियान और अन्य लोगों ने अर्जुन को प्रशंसा से देखा। तुमने वास्तव में हमारे प्रथम श्रेणी अकादमी से मुरोंग वांकिंग को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, अब हमारे कक्षा 10 के कुछ छात्र इसे उड़ा रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, ऐसा मत सोचो कि उसके पास केवल यही क्षमता है। क्या तुम नहीं देख सकते कि उसने मूल रिटर्न के तीसरे स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया? उसने मेरे खिलाफ लड़ने के लिए केवल मूल रिटर्न के पहले स्तर की ताकत का इस्तेमाल किया। उसने ऐसा क्यों किया? ली जियान और अन्य लोग अचंभित रह गए। अर्जुन ने अपना गिलास उठाया और एक पल के लिए सोचा, क्योंकि वह बहुत अधिक प्रसिद्धि चाहती है।
किसी कारण से इस समय अर्जुन को लगा कि मुरोंग वांकिंग उतना परेशान करने वाला नहीं था। अध्याय 155 रात की हवा ठंडी है। सूर्यास्त। तुमने उसे अभी क्यों छोड़ दिया? देखो वह कितना घमंडी है। दूसरी तरफ मुरोंग वांकिंग के समूह ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। मुरोंग वांकिंग ने कहा, क्या आपको लगता है कि अर्जुन ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है? मैंने सुना है कि सूर्य देव तकनीक का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाता है। मैंने उसे घेरने वाली रोशनी की एक किरण भी नहीं देखी। वह स्पष्ट रूप से अपनी ताकत छिपा रहा है। जब सबने यह सुना तो वे सोच में पड़ गए, मानो सचमुच ऐसा ही हो। तो फिर उसे ऐसे ही जाने दो, रुक्सवान ने अनिच्छा से पूछा। मुरोंग वांकिंग ने कहा, सामान्य तौर पर मैं अंत तक उससे लड़ता, लेकिन विशेष अकादमी में प्रवेश परीक्षा निकट है। मुझे अपना तुरुप का पत्ता अपने पास रखना होगा। तुम जितने ज्यादा तुरुप के पत्ते उजागर करोगे, यह मेरे लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। मत भूलो, अर्जुन मेरे दुश्मनों में से सिर्फ एक है। उसके अलावा शेन लिनहाई, फेंग झाओकी, जियांग यू और अन्य भी हैं। आंगन में पी लो। अर्जुन अपने दिल में बहुत खुश था और उसने सबके साथ अपने गिलासों पर ताली बजाई। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने मुरोंग वांकिंग को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था, बल्कि इसलिए कि उसने पाया कि हाओरन संप्रदाय वास्तव में एक ऐसी जगह थी जहां छिपे हुए बाघों ने ड्रैगन को छिपाया था। व्यर्थ नहीं। हर मार्शल कलाकार के खून में लड़ने की इच्छा होती है, और अर्जुन कोई अपवाद नहीं था। वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को पाकर खुश था। मिस अंदर। जैसे ही अर्जुन और अन्य लोगों ने सोचा कि वे शांति से शराब पी सकते हैं, अचानक दरवाजे के बाहर से एक और आवाज आई। इसके तुरंत बाद लोगों का एक और बड़ा समूह वहां आ गया। क्या यह वाकई अंतहीन है? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। यह आंगन इतना लोकप्रिय है? हर कोई इसे चाहता है। लोगों का वह बड़ा समूह जो अंदर घुसा था, वह कोई और नहीं बल्कि 5 महान परिवारों में से एक जियांग कबीले की जियांग यू थी। मुरोंग वांकिंग के अलावा वह 5 कुलीन परिवारों में दूसरी महिला भी थी। जियांग यू के चेहरे को देखकर अर्जुन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसे इस महिला के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, जैसे कि वह हमेशा से ही कम चर्चा में रही हो। इसके अलावा वह 5 महान परिवारों में से एकमात्र थी जिनके प्रति कोई शत्रुता नहीं थी। यह तुम हो, अर्जुन? जब जियांग यू ने अर्जुन को देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, तो यह तुम ही थे जो इस आंगन में रहते थे। ठीक है, चलो कोई दूसरी जगह ढूंढते हैं। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। उसने सोचा कि उसे थोड़ी देर बहस करनी पड़ेगी। हाँ, तुमने आंगन क्यों बदल दिया? हम यहां साथ में पीने आए हैं। टीम के पीछे से एक व्यक्ति चमक उठा। अर्जुन अचानक खड़ा हो गया और आश्चर्य से बोला, वरिष्ठ भाई यूनफान। हंसने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का नेता जियांग यूनफान था। यह भी कहा जा सकता है कि वह अर्जुन का बोले था। जूनियर भाई अर्जुन, क्या आप मेरा स्वागत करते हैं? जियांग यूनफान आगे बढ़ा और अर्जुन को एक जोरदार गले लगाया। वरिष्ठ भाई यूनफान, आप और जियांग यू। अर्जुन ने गर्मजोशी से जियांग यूनफान को बैठने के लिए खींच लिया। जियांग यू और अन्य लोग भी मुस्कुराते हुए सीटों पर आ गए। जियांग यूनफान ने शराब का कटोरा उठाया और उसे पी गया। वह दिल खोलकर मुस्कुराया और बोला, जियो यू मेरी छोटी बहन है। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि उसने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा था। एक का नाम जियांग यूनफान है, दूसरे का नाम जियांग यू है। तो वे भाई बहन हैं। तो यह कोई और नहीं है। अर्जुन ने जल्दी से जियांग यू का अभिवादन किया। क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप वरिष्ठ भाई यूनफान की छोटी बहन हैं, लेकिन मैंने आपको कभी अभिवादन नहीं किया। जियांग यू मुस्कुराया और कहा, मैंने हमेशा अपने भाई को तुम्हारा जिक्र करते सुना है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें गुप्त रूप से देखता रहा हूं। ठीक है, उन्होंने अभी अभी तुम्हें मिस कहा है। अर्जुन को अचानक याद आया कि बाहर आंगन में खड़े वेटर ने जियांग यू को मिस कहा था। जियांग यू ने सिर हिलाया। यह ड्रंकन ड्रीम पवेलियन हमारे जियांग कबीले की संपत्ति है। अद्भुत, अर्जुन हंसा। कैसा है?
क्या तुम अभी भी सन पीक पर इसकी आदी हो? युनफान जियांग ने अर्जुन के कंधे को गले लगाया और कहा, अगर तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो हमारे तलवार संप्रदाय में आओ। मैं तुम्हारा बहुत स्वागत करता हूं। तायांग पीक काफी अच्छा है मास्टर, वह मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे वह खुद हो। मैं बहुत संतुष्ट हूं। अर्जुन बहुत निश्चिंत था। वह हमेशा जियांग युनफान का आभारी रहा था। जियांग युनफान ने न केवल अर्जुन को हाओरन संप्रदाय में शामिल किया, बल्कि जियांग कबीले को भी बचाया। यह कहा जा सकता है कि वह अर्जुन का महान उपकार करता था। जियांग युनफान भी निराश नहीं हुआ। उसने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, अब से तुम्हें और शियाओ यू को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। हम सब अपने अपने लोग हैं, इसलिए हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। कृपया मेरा ख्याल रखना। अर्जुन और जियांग यू एक ही समय में खड़े हो गए और एक दूसरे को टोस्ट किया। तभी अर्जुन ने जियांग यू को देखा और पाया कि वह वास्तव में बहुत सुंदर थी। हालांकि वह ऐसी सुंदरता नहीं थी जो लोगों को एक नजर में आकर्षित कर ले, बल्कि वह ऐसी थी जो आंखों को भा जाए। शायद इसका एक बड़ा हिस्सा उसके अप्रभावी व्यक्तित्व से जुड़ा था। जियांग युनफान ने अर्जुन के कंधे को गले लगाया और कहा, मैं आज रात का खर्च उठाऊंगा। सब लोग बस खेलो और पियो। सभी ने एक स्वर में जयकार की। हमारे यहां कुछ विशेष सेवाएं हैं। जूनियर भाई अर्जुन, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? जियांग युनफान ने खुलकर अर्जुन को आंख मारी। खांसी? तो फिर भूल जाओ। अर्जुन ने 2 बार सूखी खांसी की और जल्दी से अपनी अस्वाभाविकता को छुपाया। एक महिला होने के नाते जियांग यू थोड़ा शर्मा गई और ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ सुना ही नहीं। युनफान जियांग एक सीधा सादा और बेपरवाह व्यक्ति था। वह हमेशा वही कहता था जो वह चाहता था और कभी कुछ नहीं छुपाता था। अर्जुन को इस तरह का व्यक्तित्व पसंद था। जैसे ही जियांग भाई बहन वहां पहुंचे, वहां रखी मेजों और कुर्सियों को तुरंत हटा दिया गया और उनकी जगह उच्चतम मानक का भोजन और शराब, साथ ही उच्च श्रेणी की मेजें, कुर्सियां और बेंचें रख दी गईं। सभी लोग गर्मागर्म व्यंजन खा रहे थे और शराब पी रहे थे तथा खुशी खुशी बातें कर रहे थे। क्या आपके पास भविष्य के लिए कोई योजना है? मिशन जारी रखोगे? जियांग युनफान ने पूछा। हाँ, अकादमी की परीक्षा निकट है। बेशक, मुझे अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। हालांकि मैं निकट भविष्य में आराम करने के लिए तैयारी करके निकलूंगा, अर्जुन ने कहा। दरअसल अर्जुन को जू कयुए की चिंता थी और उसने कुछ समय तक उसकी देखभाल करने की योजना बनाई। जब उसने देखा कि उसे कोई और समस्या नहीं है, तो वह उत्तरी क्षेत्र में जाने की हिम्मत करेगा। अर्जुन, जियांग यू ने कहा, मुझे पता है कि सनसेट के साथ आपका रिश्ता काफी तनावपूर्ण है, लेकिन वह बहुत मजबूत है और उसका दिल बुरा नहीं है। मुझे पता है, अर्जुन ने सिर हिलाया। जियांग यू ने कहा, लेकिन आपको उससे सावधान रहना होगा। वह बहुत मजबूत है और उसके पास बहुत शक्तिशाली तुरूप का पत्ता है। यह तो मैं भी नहीं जानता। सभी लोग चिल्लाने लगे और बातें करने लगे। रात के दूसरे पहर तक भोज समाप्त नहीं हुआ था। मूल रूप से जियांग युनफान ने सभी के लिए एक अच्छा अतिथि कक्ष तैयार किया था। लोगों का एक समूह सोने जाने से पहले खुशी खुशी नहाने चला गया। हालांकि अर्जुन अपने गुरु के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने पहले ही विदाई ले ली और हाओरन संप्रदाय में लौट आया। वसंत ऋतु के आरंभ में भोर के समय हाओतियान शहर में रात्रि की हवा अभी भी कुछ ठंडी थी। अर्जुन विरल आबादी वाली सड़कों पर अकेले चल रहा था और उसका मन पहले से ही उत्तरी सीमा की यात्रा की योजना बनाने लगा था। इस समय अर्जुन अचानक सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर बर्फ की गुफा में गिर गया हो। यह निश्चित रूप से केवल एक भ्रम नहीं था, बल्कि आसपास की हवा भी बर्फ जमने के बिंदु पर पहुंच गई थी। अर्जुन को मृत्यु की एक अभूतपूर्व अनुभूति ने तीव्रता से घेर लिया। इस संकट की भावना ने अर्जुन को तुरंत अपना विशाल कृपाण निकालने पर मजबूर कर दिया। उसके सामने एक खूबसूरत महिला थी। महिला ने एक लंबी, गहरे काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके काले बाल पीछे की ओर एक बड़े से धनुष की तरह बंधे हुए थे। माफ कीजिए, क्या आप हाओरन संप्रदाय की अनुयायी हैं? महिला ने मजाकिया अंदाज में अपना सिर झुकाकर पूछा।
अध्याय 156 रक्तपूल। अर्जुन ने अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ी और एक शब्द भी नहीं बोला। वह इस महिला को पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था। वह महिला लगभग 17 या 18 वर्ष की लग रही थी, लेकिन वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। अर्जुन यह नहीं बता सकी कि उसे कैसा महसूस हुआ, क्योंकि महिला ने न तो कोई घूंघट किया था, न ही उसने कोई चेहरा छिपाने का प्रयास किया था। लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। अर्जुन जितना करीब से देखता, उतना ही उसे लगता कि महिला के चेहरे की विशेषताएं धुंधली थीं। हालांकि अगर वह ध्यान से नहीं देखता, तो वह केवल अपनी आंखों के कोने का उपयोग करके देख पाता कि उसका चेहरा स्पष्ट था। माफ कीजिए, क्या आप हाओरन संप्रदाय के अनुयायी हैं? महिला ने फिर पूछा। तो क्या? आप कौन हैं? अर्जुन ने सतर्कता से कहा। वह कौन थी? वह कौन सा क्षेत्र था? अर्जुन नहीं बता सकी, लेकिन सहज रूप से उसे लगा कि वह खतरे में है। यह एक पत्र है। कृपया इसे सीनियर हाफ गॉड को सौंप दें। महिला ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपनी 2 उंगलियों से एक काला पत्र अर्जुन को थमा दिया। बस उसे बता दें कि पवित्र चर्च एक कीमियागर सम्मेलन आयोजित करने वाला है। कृपया सुनिश्चित करें कि वह इसमें भाग ले। पवित्र संप्रदाय? अर्जुन के दिमाग में गूंज उठा। क्या तुम पवित्र चर्च की चुड़ैल हो? अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और फिर से देखा। महिला जा चुकी थी। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि वह ठंडे पसीने से लथपथ हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पत्र प्राप्त नहीं किया था, बल्कि वह पहले से ही उनके हाथों में था। यदि वह चुपचाप अर्जुन की बाहों में एक पत्र रख सकती है, तो वह निश्चित रूप से चुपचाप अर्जुन का दिल निकालने में सक्षम होगी। हाओरान संप्रदाय में वापस लौटते समय अर्जुन के चेहरे पर अनिश्चितता थी। ऐसा कहा जा सकता है कि पवित्र संप्रदाय शब्द हर महाद्वीप में गूंजता था और इसका प्रभाव पूरे विश्व में फैल गया। हालांकि धर्मी लोग आमतौर पर पवित्र धर्म को स्वर्गीय दानव धर्म के रूप में संदर्भित करते हैं। स्वर्गीय शैतान धर्म अंधेरे ताकतों के बीच सबसे कुख्यात संप्रदाय था। उनके तरीके अविश्वसनीय रूप से क्रूर थे। वे अक्सर सभ्य लोगों पर आत्मघाती हमले करते थे। कभी-कभी कुछ स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्य अचानक आगे बढ़ते थे, एक सभ्य विशेषज्ञ को गले लगाते थे और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आध्यात्मिक समुद्र को नष्ट कर देते थे और उनके साथ मर जाते थे। ऐसा लगता था मानो उन्हें कभी मृत्यु का भय ही नहीं था, बल्कि उन्हें पवित्र चर्च के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने पर गर्व भी था। कई साल पहले 8 महान संप्रदायों ने सबसे बड़ा अभियान शुरू किया था और महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक स्वर्गीय शैतान धर्म था। हालांकि इसका परिणाम बहुत दुखद था। हालांकि स्वर्गीय शैतान धर्म का भारी दमन किया गया और उसके युवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, लेकिन 8 महान संप्रदायों को कोई लाभ नहीं मिला। उस लड़ाई में अनगिनत धार्मिक विशेषज्ञ मारे गए थे और उनकी मृत्यु अतुलनीय रूप से दुखद थी। उस युद्ध के बाद स्वर्गीय शैतान धर्म आधिकारिक रूप से उजागर हो गया और एक भयानक अस्तित्व बन गया जिसके बारे में अनगिनत मार्शल कलाकार बात करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में भी धर्मी ताओ संप्रदाय की तुलना में कम प्रतिभाएं नहीं थीं, और यहां तक कि 8 महान संप्रदायों को पार करने की एक हल्की प्रवृत्ति भी थी। कारण बहुत सरल था। तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों का व्यक्तित्व अजीब था। उनमें से एक बड़ा हिस्सा धर्मी दाओ संप्रदाय में प्रवेश कर गया था, लेकिन उससे भी अधिक प्रतिभाशाली लोग थे जो संप्रदाय के सख्त नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने अंधेरे ताकतों में प्रवेश करना चुना। भारी मन से अर्जुन लिफाफा लेकर फॉर्च्यून पीक पर गया और व्यक्तिगत रूप से पत्र को आधे लौकी को सौंप दिया। आधे लौकी ने उसकी ओर देखा तक नहीं और उसने अपने हाथ की एक लहर से लिफाफे को जला दिया। यह कोई दुर्लभ बात नहीं थी। उसने गंभीरता से अर्जुन से कहा, भविष्य में जब तुम स्वर्गीय शैतान धर्म के लोगों को देखो तो उसके चारों ओर चलो। वे पागलों का झुंड हैं। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। आधा लौकी शायद ही कभी गंभीर था, इसलिए यह देखा जा सकता था कि वह स्वर्गीय शैतान धर्म के प्रति गुप्त था। सन पीक पर वापस लौटने के बाद अर्जुन अपने कमरे में आराम करने से पहले अपने मालिक का अभिवादन करने गया।
अगले 3 दिनों तक अर्जुन ने सन पीक नहीं छोड़ा। मास्टर पागल हो गया था और अर्जुन को डर था कि उसके साथ फिर से कुछ हो जाएगा। जब वह ठीक रहता तो अर्जुन अकेले ही सूर्य देव तकनीक की साधना करता और जल्द से जल्द पृथ्वी यांग के दूसरे स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता। हालांकि यह कहना आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। 3 दिन बाद जू का युए ने अर्जुन को खोजने की पहल की और कहा, अगर आपको जाना है तो चले जाइए। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन आप, अर्जुन थोड़ा चिंतित था। जू का युए ने अपना हाथ हिलाया और अर्जुन को बीच में टोकते हुए कहा, मैं उतनी असहनीय नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। शिष्य का मतलब यह नहीं है। अर्जुन असहाय था। चूंकि उसके गुरु ने पहले ही ऐसा कह दिया था, तो वह और क्या कर सकता था। वह केवल सिर हिलाकर हाँ कह सकता था। मास्टर, मैं 3 दिन में जाने वाला हूं। मैं अकादमी परीक्षा से पहले वापस आने की कोशिश करूंगा। इस दौरान अपना ख्याल रखना। अर्जुन पीछे हट गया और अकादमी में चला गया। उत्तरी सीमा तक की यात्रा में संभवतः कुछ समय लगेगा, इसलिए यह कहना कठिन है कि वह अकादमी में क्यों नहीं आए। अकादमी पहुंचने पर अर्जुन ने पाया कि छात्रों के चेहरे पानी की तरह भारी थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उनके हाव भाव तुरंत अजीब हो गए। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि जो कोई भी अर्जुन को देखता, वह उसके पीछे पीछे चलने लगता। पहले तो अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन जब लोगों का एक बड़ा समूह उसके पीछे आ गया, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हालांकि छात्र चुप रहे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी नाराज थे और यह अर्जुन नहीं था जो नाराज था। जब अर्जुन यूं चला गया, तो और भी लोग उसके पीछे चले गए। वह समझ नहीं पाया कि क्यों, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अनदेखा कर दिया। जब वे कक्षा सी से कक्षा 10 के गलियारे में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि स्थिति दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही थी। यह गलियारा एक क्लास अकादमी के लोगों से घिरा हुआ था। यहां तक कि गलियारे के बाहर का प्रांगण भी एक क्लास अकादमी के विशेषज्ञों से भरा हुआ था। कक्षा सी के प्रवेश द्वार पर मुरोंग वानकिंग, शेन लिनहाई, फेंग झाओकी, लुओ युआन, जियांग यू और कुलीन परिवारों के अन्य 5 शिष्य सभी आ चुके थे। यहां तक कि उन 5 के चेहरे पर भी उदासी थी और वे बहुत दुखी दिख रहे थे। पहले तो अर्जुन ने सोचा कि वे उसे पकड़ने आ रहे हैं, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। तुम आखिरकार प्रकट हो ही गए। मुरोंग वांकिंग ने अर्जुन को ठंडे भाव से देखा और कहा, मैंने सोचा था कि तुम जीवन भर एक कायर कछुआ बनकर रहोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। मुरोंग वांकिंग ने कक्षा सी की कक्षा 10 की ओर अपनी ठोड़ी दिखाते हुए कहा, खुद ही देख लो। अर्जुन तेजी से वहां पहुंचे और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से देखा कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह प्रवेश द्वार के पास कक्षा को घेरे हुए था। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उनका गुस्सा फैल गया और रास्ता बन गया। वे पहले जिसे घेरे हुए थे, वह वास्तव में एक स्ट्रेचर था। स्ट्रेचर पर एक व्यक्ति था, ली जियान। ली जियान एक खूनी आदमी में बदल गया था। उसकी लगभग 40% हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं और उसकी त्वचा पर 13 गहरे हड्डी के घाव थे। यह स्पष्ट था कि उसकी भुजाएं किसी भयानक ताकतवर व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक तोड़ दी गई थीं तथा वे अजीब कोण पर मुड़ रही थीं। यहां तक कि उसकी एक उंगली भी टूट गई थी, एक एक करके, जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। यह किसने किया? अर्जुन तुरंत पागल हो गया। 3 दिन पहले वह ली जियान के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहा था और ली जियान ने उसे ड्रंकन ड्रीम पैवेलियन में शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। 3 दिन बाद ली जियान को मौत के कगार तक पीटा गया। जो कोई भी ली जियान की दयनीय स्थिति को देखता, उसके दांत खट्टे हो जाते। अर्जुन का गुस्सा लगभग काबू से बाहर हो गया था। उसने अचानक मुरोंग वांकिंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह किसने किया? जब उसने यह कहा, तो अर्जुन की आवाज में पहले से ही हत्या की मंशा थी। अध्याय 157 युद्ध का निमंत्रण। अर्जुन की आंखें लाल थीं। वह मुरोंग वांकिंग और बाकी 5 पर चिल्लाया, मैंने पहले ही कह दिया है। अगर तुम्हें कोई असंतोष है, तो मेरे पास आओ। अर्जुन, आप लोग ली जियान को पकड़ रहे हैं,
जो फॉर्च्यून पीक का शिष्य है। क्या आप चाहते हैं कि वह बेशर्म हो जाए? इस बार अर्जुन वास्तव में गुस्से में था, क्योंकि ली जियान दूसरी बार गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे आधे से ज्यादा पीटा गया था। यह पहले से ही अर्जुन की निचली रेखा को छू चुका था। अप्रत्याशित रूप से मुरोंग वांकिंग और अन्य लोगों ने अर्जुन के शापों का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन, हमने वास्तव में इस बार ऐसा नहीं किया। जियांग यू बाहर खड़ा हुआ और कक्षा सी और कक्षा 10 के दरवाजे की ओर इशारा किया। अर्जुन ने उस दिशा में देखा और पाया कि दरवाजे पर एक लाल अक्षर चिपका हुआ था। उस अक्षर पर एक बड़ा काला शब्द युद्ध लिखा था। जियांग यू ने कहा, जिस व्यक्ति ने ली जियान को गंभीर रूप से घायल किया है वह ली हूं का बड़ा भाई, द्वितीय श्रेणी अकादमी का लिहाई है। वह 3 दिनों तक तुम्हें नहीं ढूंढ पाया और उसने सुना कि ली जियान को घायल करने से तुम बाहर निकल सकते हो। इसीलिए उसने ली जियान पर बेरहमी से हमला किया। यह सुनकर कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड 5 महान परिवारों से नहीं था, अर्जुन तुरंत पलट गया और नीचे बैठ गया और ली जियान की चोटों का इलाज करने के लिए हाओतियान चुन युआन तकनीक का उपयोग किया। पिछली बार जब प्रथम श्रेणी अकादमी के लोगों ने ली जियान को घायल किया था तो यह अधिक से अधिक एक सबक था, लेकिन इस बार ली है के हमले ने वास्तव में ली जियान को मार डाला। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि सेकंड ग्रेड एकेडमी के लोगों ने हमारे दरवाजे पर आकर हमारे साथ बदसलूकी की। क्या आप सभी उदासीन हैं? मुरोंग वांकिंग की आवाज बहुत ठंडी थी। इस बार यह लिहाई था जिसने जानबूझकर ली जियान के साथ घर्षण पैदा करने के लिए एक योजना का इस्तेमाल किया। इस प्रकार ली जियान को औपचारिक चुनौती दी। वे मार्शल आर्ट अभ्यास हॉल में लड़ रहे हैं। भाग लेने वाले 2 पक्षों के अलावा संरक्षक सहित किसी अन्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस समय कक्षा सी और कक्षा 10 के प्रवेश द्वार पर सभी लोग एकत्र थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे। यह पता चला कि हर कोई द्वितीय श्रेणी अकादमी से नाराज था। हर कोई जानना चाहता था कि अर्जुन क्या करने जा रहा है। अर्जुन, शेन लिनहाई ने उसके कंधों को गले लगाया और कहा, दरवाजे पर लिखा पत्र लिहाई का आपके लिए निमंत्रण कार्ड है। कक्षा 10 के किसी छात्र ने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन, लड़ाई मत करो। लिहाई द्वितीय श्रेणी अकादमी से है। वे मूल क्षेत्र के 3रे स्तर के विशेषज्ञ हैं। मुरोंग वांकिंग पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुमसे पूछूंगी कि क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखती हो? अगर तुम हिम्मत नहीं करती तो मैं खुद ली है को खोजूंगी और उसे निमंत्रण कार्ड भेजूंगी। फेंग झाओकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, इस बार हम तुम्हारे पक्ष में हैं। अगर तुमने लड़ने की हिम्मत की तो आज तुम जहां भी जाओगे हम तुम्हारा पीछा करेंगे। यदि आप द्वितीय श्रेणी अकादमी के लोगों से डरते हैं तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। वापस मुड़े और चले जाएं। अर्जुन ने देखा कि ली जियान का जीवन अब खतरे में नहीं था, इसलिए उसने अपने 2 साथियों के छात्रों से कहा, ली जियान को उसकी चोटों के इलाज के लिए फॉर्च्यून पीक पर वापस ले जाओ। इतना कहकर अर्जुन खड़ा हुआ और उसने दरवाजे पर लगा निमंत्रण कार्ड फाड़ दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, जो बदला लेना चाहते हैं वे मेरे पीछे आए। चलो। घटनास्थल पर उपस्थित सभी छात्र उत्साह से भरे हुए थे। अर्जुन ने निमंत्रण कार्ड पकड़ा और गुस्से से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। उसके पीछे पीछे पूरी फर्स्ट ग्रेड अकादमी के 3000 छात्र चल रहे थे। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं हूं, मुरोंग वांकिंग ने सिर हिलाया। प्रथम श्रेणी के कॉलेज के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि द्वितीय श्रेणी के कॉलेज के साथ इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ हो। इसका कारण यह था कि अर्जुन के पास कोई पृष्ठभूमि या समर्थन नहीं था। यदि ली हू को 5 कुलीन परिवारों में से किसी एक ने घायल कर दिया होता तो ली हाई ने इतना हंगामा नहीं किया होता और ली जियान को कक्षा के प्रवेश द्वार पर नहीं भेजा होता, भले ही उसे आधा पीट पीट कर मार डाला गया होता। हालांकि यह ठीक इसलिए था क्योंकि अर्जुन एक कोई नहीं था, इसलिए ली हाई राहत की सांस नहीं ले सका। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ली हाई को जू कैयुए ने मौके पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था और इस नई दुश्मनी और पुरानी नफरत को एक साथ गिना गया था। इस प्रकार
प्रथम श्रेणी अकादमी के 3000 छात्र प्रथम श्रेणी अकादमी क्षेत्र से होते हुए सीधे द्वितीय श्रेणी अकादमी क्षेत्र में पहुंच गए। इस भव्य आयोजन ने कई प्रशिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। जब वे द्वितीय श्रेणी अकादमी के मुख्य प्रांगण में पहुंचे तो बड़ी संख्या में द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी, जो प्रांगण में आराम कर रहे थे और बातें कर रहे थे, उनकी भी नजर उन पर पड़ी। अर्जुन ने अपनी कृपाण जमीन में घोंप दी और द्वितीय श्रेणी अकादमी पर चिल्लाया, ली हाई, यहां से चले जाओ। द्वितीय श्रेणी अकादमी के छात्र भी चौंक गए और लगभग सभी बाहर आ गए। दोनों पक्ष तुरंत प्रांगण में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पहली कक्षा के अकादमी के नन्हे बदमाशों, तुमने हमारी दूसरी कक्षा की अकादमी में आकर खुद को मूर्ख बनाने की हिम्मत की। कई दूसरी कक्षा के छात्र स्वाभाविक रूप से अपने कनिष्ठ भाइयों द्वारा चिल्लाए जाने और एक एक करके जानवरों को कोसने के लिए तैयार नहीं थे। बकवास! तुम किस बेवकूफ को बदमाश कह रहे हो? पहली कक्षा के छात्रों ने तुरंत गाली देते हुए कहा, तुम्हारी दूसरी कक्षा की अकादमी क्या है? क्या तुम मानते हो कि मैंने तुम्हारे टेंडन चुने हैं? दोनों पक्षों के बीच संघर्ष और अधिक तीव्र होता गया तथा यदि कोई बड़ा मतभेद हुआ तो युद्ध शुरू करने की धमकी दी जाने लगी। प्रथम श्रेणी की अकादमी में 5 महान कुलों के लोग थे, लेकिन द्वितीय श्रेणी की अकादमी में 4 महान कुलों के शिष्य भी थे। 5 कुलीन परिवार डोंगहाई प्रांत के प्रभाव क्षेत्र थे, जबकि 4 महान परिवार हाउतियान शहर के स्थानीय परिवार थे। डोंगहाई प्रांत में बहुत सारे क्षेत्र शामिल थे, लेकिन हर कोई जानता था कि हाउतियान शहर पूरे डोंगहाई प्रांत में सबसे कुलीन स्थान था। इसलिए कोई भी पक्ष दूसरे से डरता नहीं था और दोनों में से कोई भी दूसरे को पसंद नहीं करता था। मेरे लिए अपना मुंह साफ करो, मुरोंग वांकिंग ने ठंडे स्वर में अपनी तलवार खींची। मुरोंग कबीले की छोटी लड़की, दूसरे पक्ष की भीड़ में से एक व्यक्ति अलग से खड़ा था, हाउतियान शहर का चू कबीला, चू यान। चू यान ने व्यंग्य करते हुए जमीन की ओर इशारा किया, यह हाउतियान शहर है, हमारे 4 महान कुलों का क्षेत्र। यहां जंगलीपन दिखाने की बारी तुम्हारे मुरोंग कुल की नहीं है। जैसा कि कहावत है, एक मजबूत ड्रैगन एक स्थानीय सांप को दबा नहीं सकता। 4 महान कुलों ने 5 महान कुलों को अपनी नजर में बिल्कुल भी नहीं रखा। दोनों पक्ष मूल रूप से एक प्रतिस्पर्धी रिश्ते में हैं। तुम सब चुप हो जाओ, अर्जुन ने अपनी युआन क्यूई उसके गले में डाल दी और चिल्लाया, ली है को सौंप दो। सेकंड ग्रेड एकेडमी की भीड़ में से 3 लोग बाहर निकले। वे थे लिहाई, तीसरे स्तर के गुयुआन विशेषज्ञ, हान यू और लियू फेंग। तुम अंततः अपना चेहरा दिखाने को तैयार हो? लिहाई ने अर्जुन पर चिल्लाया। ली जियान को किसने चोट पहुंचाई? अर्जुन ने उदास चेहरे से कहा। ध्यान दें, यह मैं था, लिहाई ने कहा। मैंने ली जियान को अपमानित किया और उसे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए उकसाया, हान यू ने कहा। लियू फेंग ने हंसते हुए कहा, मैंने खुद ऐसा किया और ली जियान को अपंग बना दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया और निमंत्रण कार्ड को हाथ में उठाकर वहीं फाड़ दिया। इस दृश्य को देखकर एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए और फिर द्वितीय श्रेणी अकादमी के छात्र ठहाके मारकर हंसने लगे। पहली कक्षा के सभी छात्र अर्जुन को हैरानी और गुस्से से घूर रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने वाकई निमंत्रण कार्ड फाड़ दिया है। मुरोंग वांकिंग इतनी क्रोधित थी कि वह चाहती थी कि वह व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को मौके पर ही मार डाले। परिणामस्वरूप अर्जुन ने 3 लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, लिहाई ने निमंत्रण की शुरुआत की थी। मैंने इसे पहले ही फाड़ दिया है। और अब मैं तुम तीनों को चुनौती देना चाहता हूं। क्या तुम इसे स्वीकार करने का साहस कर सकते हो? अर्जुन ने अपने दांत पीसकर ये 2 शब्द कहे। क्या तुम पागल हो? द्वितीय श्रेणी अकादमी के छात्रों की हंसी अचानक बंद हो गई। प्रथम श्रेणी के अकादमी के छात्र के पास द्वितीय श्रेणी के अकादमी के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था, आमने सामने की लड़ाई की तो बात ही छोड़िए। अर्जुन ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, या तो तुम तीनों वहीं घुटने टेककर माफी मांगो या मेरे साथ मार्शल आर्ट अभ्यास हॉल में आओ। लिहाई और बाकी लोग लगभग प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर लिहाई चिल्लाया, मैं क्या करने जा रहा हूं? तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अध्याय 158 मार्शल आर्ट व्यायाम हॉल। चल दर।
पहली और दूसरी कक्षा की अकादमियों में भीड़ जमा हो गई। कोई भी आश्वस्त नहीं था और वे मार्शल आर्ट हॉल की ओर धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़े। मार्शल आर्ट एक्सरसाइज हॉल एक बहुत ही विशाल जगह थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्रेडिट हॉल के ईगल हॉल से भी बड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वह जगह थी जहां गुरु छात्रों को व्यावहारिक पाठ पढ़ाते थे। दूसरे शब्दों में, पहली से छठी कक्षा तक के सभी छात्र मार्शल आर्ट अभ्यास हॉल का उपयोग करते थे। हालांकि उच्च अकादमी के छात्र आमतौर पर संप्रदाय में नहीं होते थे, या तो बाहर घूमते रहते थे या कुछ उच्चस्तरीय मिशन करते थे। इसलिए इस समय मार्शल आर्ट एक्सरसाइज हॉल व्यावहारिक रूप से पहली और दूसरी कक्षा के अकादमियों के छात्रों से भरा हुआ था। उच्च अकादमियों से केवल कुछ दर्जन लोग ही मार्शल आर्ट एक्सरसाइज हॉल में नए मार्शल कौशल का अभ्यास कर रहे थे जो उन्होंने अभी अभी सीखा था। देखो, क्या ये 23वीं पीढ़ी के शिष्य नहीं हैं? थर्ड ग्रेड अकादमी के 4 या 5 वरिष्ठ भाइयों ने देखा। उस बच्चे को देखो जिसकी पीठ पर विशाल कृपाण है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे सन पीक का एकमात्र उत्तराधिकारी होना चाहिए, है ना? ओह हाँ, मैंने सुना है कि शिष्यों की 23 पीढ़ियां हाल ही में हंगामा कर रही हैं। चलो, चलकर देखते हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे तो तीसरी और चौथी कक्षा के दर्जनों वरिष्ठ भाई बहन मंच की दूसरी मंजिल पर आ गए और कनिष्ठ भाई बहनों की ओर देखने लगे। इस मार्शल आर्ट एक्सरसाइज हॉल को बहुत मजबूती से बनाया गया था। सबसे पहले, यह वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण के लिए एक जगह थी। दूसरे, यह शिष्यों के लिए एक दूसरे को चुनौती देने की जगह भी थी। यहां युआन क्यूई के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं था। पूरे क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में कुल 10 विशाल क्षेत्र थे। प्रत्येक क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई एक समान थी, जो आश्चर्यजनक रूप से 100 मीटर तक फैली हुई थी। यह मार्शल कलाकारों के लिए चार्ज करने, कूदने आदि के लिए पर्याप्त था। तुम बहुत मूर्ख हो, मुरोंग वांकिंग ने अर्जुन की बाह को खींचा और गहरी आवाज में कहा, तुम उन तीनों को चुनौती देना चाहते हो? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? कम से कम लिन हाई और मैं तुम्हें उन्हें एक साथ चुनौती देने में मदद कर सकते हैं। 3 के खिलाफ 3 की लड़ाई ही उचित है। मुझे पता है, अर्जुन गुस्से में था और मुरोंग वांकिंग को समझाने का इरादा नहीं रखता था। क्या गिनती है? मुरोंग वांकिंग चिल्लाया। क्या आपको लगता है कि आपके और ली हाई के बीच का अंतर सिर्फ एक दायरे का है? अगर यह सिर्फ एक दायरे का है तो यह अच्छा होगा। आपको यह जानना होगा कि उनका सबसे बड़ा लाभ उनकी सांप्रदायिक तकनीक है। वे हमसे 1 साल से भी पहले हाओरन संप्रदाय में आ गए थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने हमसे 1 साल से भी ज्यादा समय पहले सीखा था। ली हाई, हान यू और लियू फेंग सभी डोंगयांग पीक और कृपाण संप्रदाय के शिष्य थे। इसी गुट की तकनीक प्रिमोडियल डिपर क्यूई थी। जैसा कि मुरोंग वांकिंग ने कहा, आप, अर्जुन, अभी अभी हाओरन संप्रदाय में आए हैं। भले ही आपने वास्तव में सूर्यदेव तकनीक सीखी हो, आप कितना सीख सकते हैं? हालांकि उन्होंने पहले ही 1 साल से अधिक समय तक प्राइमोडियल एस्ट्रल क्यूई सीख लिया था। हालांकि अर्जुन ने किसी से परामर्श किए बिना ली है और अन्य को चुनौती दी थी, और मुरोंग वांकिंग के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। अगर तुम सच में ऐसा नहीं कर सकते तो हार स्वीकार कर लो, मुरोंग वांकिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। 1 बनाम 3 और 3 वरिष्ठ भाइयों को चुनौती देना। हारना शर्मनाक नहीं है। अगर तुम हार जाते हो तो लिन हाई और फेंग झाओ की बढ़त ले सकते हैं। हम ली हाई को भी चुनौती दे सकते हैं। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हैरानी की बात यह है कि मुरोंग वांकिंग वास्तव में अपनी जिंदगी के बारे में चिंतित था। वहां पर ली हाई, हान यू और लियू फेंग पहले से ही अखाड़े में कूद चुके थे और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबकी निगाहों के सामने अर्जुन ने अपनी पीठ पर एक विशाल कृपाण उठाया और अखाड़े में कदम रखा। ली हाई ने उसके कंधों को गले लगाया और चिल्लाया, मार्शल आर्ट एक्सरसाइज हॉल, मार्शल कौशल और युआन क्यूई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही यह जानते हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई क्षमता है तो जल्दी करो और उन्हें बाहर निकालो ताकि बहुत भद्दा खोने से बचा जा सके। जब वे बोल रहे थे तो तीनों ने एक साथ आगे कदम बढ़ाया और उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी।
इस तरह की आभा कृपाण संप्रदाय की अनूठी आदिम आभा थी। इसके अलावा उन्होंने जो छोड़ा वह बहते बादल और बहता पानी था। जाहिर है कि वे पहले से ही इसमें बहुत कुशल थे। कृपाण संप्रदाय का आदिम डिपरक्यूई तलवार संप्रदाय के जियांटियन डिपरक्यूई से बहुत अलग था। यह जियांटियन डिपरक्यूई जितना तेज नहीं था, बल्कि यह बहुत संयमित था। एक बार जब यह आदिम डिपरक्यूई जारी हो जाती तो उनकी मूल क्यूई शारीरिक शक्ति और ताकत बहुत बढ़ जाती। अर्जुन भी स्पष्ट था। उसने अपनी कृपाण को बहुत ऊपर उठा लिया। मार्शल आर्ट एक्सरसाइज हॉल के गुंबद से सूरज की एक पतली और संकीर्ण किरण आ रही थी जो कृपाण पर भयंकर रूप से बमबारी कर रही थी। इस समय अर्जुन के शरीर पर कोमल प्रकाश की एक धुंधली परत दिखाई दी। इस प्रकार के शमनकारी सूर्य, जिसकी नकल थंडर के 9 रूपांतरणों द्वारा की गई थी, के बीच अंतर करने वाली सबसे आसान चीजों में से एक यह थी कि शमनकारी सूर्य केवल अर्जुन को एक हल्की चमक देता था, जबकि शुद्ध शमनकारी सूर्य अर्जुन को ढकने के लिए प्रकाश की एक किरण को नीचे गिराता था। उसने वास्तव में सूर्यदेव तकनीक सीखी है। अन्य शिष्यों में से किसी ने भी अर्जुन को सूर्यदेव तकनीक का उपयोग करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। इस समय दृश्य ठंडी सांस से भर गया था। ठीक है, तुम कितने दिखावटी हो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो जल्दी करो और लड़ो। इसके बारे में रोना मत। ली हाई ने देखा कि अर्जुन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। वह अपने दिल में बहुत दुखी था, इसलिए उसने अर्जुन का मजाक उड़ाने का यह मौका बुनाया। जैसे ही उसने यह बात कही, ली हाई ने अपना हथियार निकाल लिया। यह वास्तव में एक अतिरंजित विशाल ढाल थी। यह ली हाई एक विशेष शैली वाला मार्शल कलाकार था। बहुत कम लोग ढाल को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खासकर विशाल ढाल, जो 1 मीटर चौड़ी और 2 मीटर लंबी थी, एक नज़र में बहुत भारी लगती थी। इसके अलावा इसने ली हाई के पूरे शरीर की रक्षा की। हान यू और लियू फेंग ज्यादा सामान्य थे। दोनों ने 2 मीटर लंबे ब्लेड का इस्तेमाल किया। शुरू करो। ली हाई का 90% से अधिक शरीर विशाल ढाल के पीछे छिपा हुआ था और उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा। शुरू करो। अर्जुन ने अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से उठाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। तुम खुद मुसीबत ढूंढ रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हम यहां हैं। ली हाई तुरंत आगे बढ़ा। उसकी विशाल ढाल अर्जुन की ओर क्रूरता से धकेल रही थी। आदिम डिपरक्यूई तानाशाह बॉडी शील्ड। जैसे ही ली हाई आगे बढ़ा, उसने अचानक एक रक्षात्मक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, और रक्षात्मक मार्शल कौशल वास्तव में युआन क्यूई शील्ड था। एक पल में मूल रूप से अतुलनीय रूप से विशाल ढाल तुरंत युआन क्यूई ढाल की एक मोटी परत में लिपटी हुई थी। अर्जुन को सबसे पहले झटका लगा। उसने देखा कि ली हाई का आक्रमण लोहे के पहाड़ की तरह झुका हुआ था, और बाईं और दाईं ओर हान यू और लियू फेंग खड़े थे। उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गया, तथा मौके पर ही समुद्र में जाने के लिए एज़ियोर ड्रैगन का उपयोग किया। जब वे दोनों बीच रास्ते में टकराए तो अर्जुन का दिल बैठ गया। कुछ गड़बड़ है। ली हाई की युआन क्यूई ढाल में कुछ गड़बड़ थी। उसकी युआन क्यूई ढाल मजबूत नहीं थी, लेकिन युआन क्यूई की मोटी परत में मजबूत लोच और कठोरता थी। उसकी विशाल कृपाण की रोशनी से टकराई। कृपाण की रोशनी वास्तव में युआन क्यूई ढाल में गिरने का संकेत थी। बस इसी क्षण अर्जुन का चार्ज एक बड़ी मात्रा में प्रभाव से दूर चला गया। ली हाई की जियांटियन तीसरी परत की ताकत के साथ अर्जुन का पहला चार्ज हीन था, और उसके पूरे शरीर को ली हाई द्वारा पीछे की ओर धकेल दिया गया था। उस बदमाश के हमले को देखो। हान यू ने अर्जुन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, उसकी ब्लेड की रोशनी विशाल कृपाण को घेर रही है और उसकी शक्ति को तेजी से बढ़ा रही है। चलो और उसे बेअसर कर दें। हान यू और लियू फेंग ने एक ही नज़र में अर्जुन के एज़ियोर ड्रैगन की खासियतें समुद्र से बाहर आते हुए देखी। वे दोनों आगे बढ़े और बाईं और दाईं ओर से लंबी कृपाणें काट दीं। अध्याय 159 मक्खियों का सताना। उन दोनों के बीच शक्ति में तथाकथित पागलपन भरी वृद्धि वास्तव में ड्रॉइंग सेबर स्लैश थी, जिसे अर्जुन पोषित कर रहा था। यद्यपि हावरन संप्रदाय में प्रवेश करने वाले लोगों के बीच ताकत में अंतर था, कम से कम मार्शल आर्ट के मार्ग पर हर कोई मूर्ख नहीं था।
हान यू और लियू फेंग ने वास्तव में एजियो ड्रैगन के हमले के उत्तरार्ध का एक निशान देखा। निश्चित रूप से इससे पहले कि अर्जुन ड्रॉइंग सेबर स्लैश का उपयोग कर पाता, उसने दोनों तरफ से एक मजबूत कृपाण प्रकाश महसूस किया। वह केवल अपनी गति को जल्दी से वापस ले सकता था और युआन क्यूई शील्ड पर अपना दाहिना पैर मार सकता था। पलटाव बल की मदद से उसने पीछे की ओर गोली चलाई। हान यू और लियू फेंग इतने मजबूत नहीं थे। वे दोनों ओरिजिन रिटर्न के दूसरे स्तर पर थे। उन दोनों ने अपनी कृपाण से वार करने से चूक गए और वास्तव में अर्जुन के उदाहरण का अनुसरण किया। वे दोनों ली है कि युआन क्यू ढाल पर चढ़ गए और पलटाव बल की मदद से अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। दो लंबे ब्लेड अकेले अर्जुन की ओर गिरे। प्रिमोडियल डिपर क्यूई की युआन क्यूई की शक्ति बहुत भारी थी। दो वार आने से पहले अर्जुन को लगा कि उसे हवा के तेज झोंके द्वारा जबरदस्ती नीचे धकेला जा रहा है। अर्जुन बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने वार करने के लिए अपनी तलवार उठा ली। तीनों ब्लेड एक ही समय में हवा में टकरा गए। इस टक्कर के कारण अर्जुन आधा कदम पीछे हट गया। आदिम सूक्ष्म क्यूई वास्तव में भयंकर और भारी था। हालांकि सन शेन तकनीक शाकाहारी नहीं थी और इसने हान यू और लियू फेंग को पीछे धकेल दिया। सूर्य देव की तकनीक बहुत शक्तिशाली है। सभी लोग घबरा कर चिल्ला उठे। अर्जुन के प्रथम स्तर के मूल रिटर्न क्षेत्र के साथ वह वास्तव में एक ही झटके में दो दूसरे स्तर के मूल रिटर्न क्षेत्र के वरिष्ठ भाइयों को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। अर्जुन को लगा कि उसकी कलाई सुन्न हो गई है, लेकिन अब संभलने का समय नहीं था। उसने उन्हें पकड़ लिया और इस तथ्य का फायदा उठाया कि हान यू और लियू फेंग पीछे की ओर पलट रहे थे ताकि उन्हें एक ही झटके में नीचे गिरा सके। हालांकि जैसे ही अर्जुन की कृपाण नीचे गिरने वाली थी, एक आकृति अचानक चमकी और हान यू और लियू फेंग के ठीक सामने खड़ी हो गई। यह ली हाई था। अर्जुन की कृपाण बिना किसी पक्षपात के युआन क्यूई ढाल पर जा गिरी। नरम लेकिन बेहद लचीली ढाल ने एक बार फिर अर्जुन की काटने की शक्ति का लगभग 40% हिस्सा खत्म कर दिया। हान यू ने अपना पैर बाईं ओर घुमाया और अर्जुन को दाईं ओर लात मारी। लियू फेंग ने अपनी कृपाण उठाई और अर्जुन पर वार किया जो ऊपर उड़ रहा था। जाहिर है उन तीनों ने अक्सर एक साथ काम किया था और अपनी मौन सहमति का चरम तक अभ्यास किया था। मुझे मारा जाएगा। फेंग झाओकी की आंखें थोड़ी हिल गईं जब उसने कहा, अर्जुन के लोग हवा में हैं। वे अपना रास्ता बदलने में असमर्थ हैं। वे निश्चित रूप से लियू फेंग द्वारा काटे जाएंगे। हालांकि एक विचार के साथ अर्जुन ने ली हाई की अराजकता को अपने 3 मीटर लंबे कृपाण से काट दिया। प्रतिक्षेप की मदद से उसने अपने शरीर के प्रक्षेप वक्र को मोड़ दिया। उसने देखा कि लियू फेंग की कृपाण चमक उठी जैसे ही वह अर्जुन की बाह पर गिरने ही वाली थी और अर्जुन ने उसे तिरछे कोण पर उड़ा दिया। अर्जुन के जमीन पर गिरते ही उसके बाएं हाथ से खून बहने लगा। उसकी त्वचा और मांस का एक बड़ा टुकड़ा कट गया था और उसकी पूरी बाह खून से लथपथ थी। मेरी कृपाण खाओ। हान यू ने उसका पीछा किया और लंबी कृपाण ने हवा में एक भयंकर कृपाण प्रकाश उत्पन्न किया जो अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन का शरीर हिल गया और उसने कृपाण की रोशनी को चकमा देने के लिए एक बेहद खूबसूरत हरकत तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि क्योंकि दोनों बहुत करीब थे, इसलिए 3 मीटर लंबी कृपाण को दिखाना आसान नहीं था। अर्जुन ने कृपाण को घुमाया और कृपाण की मूठ का इस्तेमाल करके बेरहमी से हान यू के पेट पर वार किया। हान यू ने खून से लथपथ मुंह बाहर निकाला और पीछे की ओर गिर गया। जब वह अर्जुन के 2 मीटर के भीतर गिरा तो अर्जुन की विशाल कृपाण एक बार फिर उलट गई और हान यू के कंधे पर वार किया। सभी ने चुपके से तालियां बजाईं। अर्जुन की विशालकाय कृपाण को इन 2 बार घुमाने की हरकतों ने विशालकाय कृपाण की कमजोरी को पूरी तरह से दूर कर दिया था, जो कि नजदीकी लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़ी थी। दुर्भाग्य से अर्जुन की विजयी कृपाण को ली हाई ने फिर से बेअसर कर दिया। ली हाई ने तुरंत उन दोनों के बीच में घुसकर अर्जुन के घातक प्रहार को रोकने के लिए विशाल ढाल का इस्तेमाल किया। उसी समय उसने विशाल ढाल को ऊपर उठाया और अर्जुन के सिर पर जोर से मारा। अर्जुन ने विशाल ढाल को रोकने के लिए विशाल कृपाण जाली का इस्तेमाल किया। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो। विशाल ढाल में एक अतुलनीय शक्ति थी, जिसके कारण अर्जुन का शरीर झुक गया और लगभग एक घुटने पर झुक गया। हान यू और लियू फेंग
दो परेशान करने वाली मक्खियों को उन्हें दोनों तरफ से घेरने का अवसर मिल गया। चलो देखते हैं, इस बार तुम कहाँ भागते हो? ली हाई, उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। हान यू का ब्लेड अर्जुन की छाती पर निशाना साधा गया था और लियू फेंग का ब्लेड अर्जुन की जांघ पर निशाना साधा गया था। अरे, ली हाई स्पष्ट रूप से रक्षात्मक मार्शल कौशल में माहिर है। अगर हम उससे छुटकारा नहीं पाते हैं तो अर्जुन इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। जियांग यू ने गहरी भौहें सिकोड़ी। हर कोई बता सकता था कि अर्जुन की ताकत उन तीनों से कम नहीं थी, लेकिन हर बार अर्जुन के विजयी हमले को ली हाई ने बेअसर कर दिया। ली हाई, जो 2 मीटर लंबा था, के पास एक जन्मजात लाभ था जो आम लोगों से कहीं अधिक था और रक्षात्मक मार्शल कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त था। इस समय अर्जुन एक निराशाजनक स्थिति में था, आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ। दोनों तरफ दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा था। यह अहंकार की कीमत है। द्वितीय श्रेणी अकादमी में चू यान ने ठंडी हंसी में कहा, यदि आप दुश्मन की क्षमताओं को समझे बिना ही 3 लोगों से लड़ने की हिम्मत करते हैं तो यह वास्तव में हास्यास्पद है। दूसरे दर्जे के कॉलेजों के छात्र भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। ठीक है, अब मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 4 महान कुलों में से एक और व्यक्ति ने गर्व से कहा। अर्जुन की हार तय हो गई है। चलो वापस चलते हैं। हालांकि फर्स्ट ग्रेड अकादमी के छात्र अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। भले ही वे जानते थे कि अर्जुन हारने वाला है, फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वे आखिरी सेकंड नहीं देखना चाहते थे, न ही वे क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार थे। उनके बीच बातचीत उस समय हुई जब ली हाई ने अपनी ढाल नीचे दबाई। इस समय अर्जुन एक निराशाजनक स्थिति में था और हारने वाला था। इस पल थंडर किंग, थंडर ग्रुप फॉर्मेशन। एक धीमी, दबी हुई गर्जना विशाल ढाल को भेदती हुई सुनाई दी। इसके तुरंत बाद आकाश में अचानक बिजली चमकने लगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। इससे पहले कि सभी अपनी ताकत संभाल पाते, बिजली की चमक पहले ही तेजी से नीचे गिरने लगी थी। हान यू और लियू फेंग, जिन्होंने अर्जुन पर दोनों तरफ से घात लगाकर हमला किया था, पूरी तरह से तैयार नहीं थे और मौके पर ही बिजली की चपेट में आ गए। भयानक बिजली ने उन दोनों को मारा, जिससे उनकी चार्जिंग अवस्था तुरंत बिखर गई। वे दोनों जमीन पर गिर गए और ऊपर उछले। हालांकि पलटाव के बीच में उन्हें बिजली का एक और बोल्ट मिला और वे फिर से नीचे गिर गए। हालांकि प्रिमोडियल डिपर क्यूई का भयानक पहलू भी सामने आया। अगर यह कोई साधारण ओरिजिन रिटर्निंग थर्ड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट होता तो बिजली का एक बोल्ट शायद उनके शरीर पर एक छोटा सा छेदने वाला घाव छोड़ देता। हालांकि उनके पास खुद की रक्षा के लिए प्रिमोडियल डिपर क्यूई था और जिस स्थान पर उनके शरीर पर बिजली गिरी थी वह केवल 1 इंच गहरा खूनी गड्ढा था। हे भगवान, यह क्या बकवास है। कई शिष्यों ने अपने बाल पकड़ लिए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या हो रहा है। अंदर आओ, ली हाई ने बाएं और दाएं इशारा किया। हान यू और लियू फेंग को बाएं और दाएं पकड़ा और 2 मीटर की ढाल को ऊपर उठाया। वे तीनों एक ही शब्द में व्यवस्थित होकर विशाल ढाल के नीचे छिपे हुए थे। भयंकर तूफान की तरह गिरी बिजली विशाल ढाल पर गिरी, लेकिन नीचे छिपे 3 लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हालांकि बिजली के हर बोल्ट से ली हाई को भारीपन महसूस होता था। उसने बड़ी मुश्किल से विशाल ढाल को सहारा दिया और भारी दबाव के कारण उसकी हड्डियां चटकने लगीं। हान यू ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए और ली हाई को अपनी ढाल का सहारा दिया। अध्याय 160 मार्शल आर्ट पागल। ओह, स्थिति बदल गई है। चू यान और कुछ अन्य द्वितीय श्रेणी अकादमी विशेषज्ञों ने मूल रूप से छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने अचानक स्थिति को पलटते देखा तो वे सभी वहीं रुक गए। अर्जुन बहुत निर्णायक था। उसने तुरंत थंडर ग्रुप एरे को रोक दिया। चूंकि दूसरे पक्ष के पास पहले से ही खुद का बचाव करने का एक तरीका था, इसलिए थंडर ग्रुप एरे को जारी रखना उसके युआन क्यूई का एक अर्थहीन अपव्यय होगा। लेकिन इस समय अर्जुन की नजरों में पहले से ही एक लक्ष्य था। अगर वह ली हाई को मारना चाहता था तो उसे विशाल ढाल को बाईपास करना होगा। वह ली हाई की पीठ पर वार करने गया, जबकि हान यू और लियू फेंग ली हाई के चारों ओर तैर गए, जिससे मार्शल पावर का एक प्राकृतिक अवरोध बन गया। उसी समय
जब ली हाई ने हमला किया तो वह दुश्मन को एक मजबूत दमनकारी बल दे सकता था और हान यू और लियू फेंग के लिए हमला करने का अवसर बना सकता था। यह कहा जा सकता है कि इन तीनों लोगों का सहयोग बेमिसाल था। हालांकि उनकी ताकत चरम पर नहीं थी, लेकिन अच्छा सहयोग अक्सर ताकत की कमी को पूरा कर सकता है और यहां तक कि व्यक्तिगत ताकत की ताकत को भी पार कर सकता है। अब समय आ गया है चुनाव करने का। यदि वह घायल नहीं होना चाहता था और युद्ध जीतना नहीं चाहता था तो यह स्पष्टतः असंभव था। बेटे, चलो फिर से चलते हैं। लियू फेंग विशाल ढाल के नीचे छिप गया और चिल्लाया, ली जियांग की तरह तुम भी हमारे द्वारा पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाएगा। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आज इंसान बनना सिखा दूंगा। हान यू ने अपनी बाह रगड़ी और गुस्से से कोसा। उसके बाएं कंधे पर खून से लथपथ एक छेद था जो बिजली गिरने से हुआ था और उसका पूरा हाथ खून से लथपथ था। ड्रैगन टाइगर ईगल, ली हाई ने एक गुप्त भाषा चिल्लाई जिसे कोई और नहीं समझ पाया। फिर उसने मोर्चा संभाला और अर्जुन की ओर दौड़ा। आदिम विनाश, मूल फोर्जिंग शील्ड। युआन क्यूई ढाल जो विशाल ढाल के चारों ओर लिपटी थी, एक बार फिर बड़ी हो गई। यह पहले से ही 3 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी थी और मोटाई में 2 गुनी हो गई थी। ली हाई की टक्कर से विशाल ढाल के दोनों ओर भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। भयंकर हवा एक झूठी ड्रैगन दहाड़ की तरह चीख रही थी। तेज हवा इतनी तेज थी कि बाहर मैच देख रहे छात्र भी उड़ गए। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि हान यू के लियू फेंग ली है के पीछे चल रहे थे। तेज हवा ने उन दोनों की मदद करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाई थी। ली हाई एक ड्रैगन था और हान यू हवा में उछल गया। तेज हवा की मदद से उसका लंबा कृपाण आसमान से नीचे उतरा। लंबे कृपाण की तेज आवाज को ईगल कहा जाता था। लियू फेंग का शरीर धनुष के आकार का था, मानो वह भोजन पर झपटने वाला कोई क्रूर जानवर हो। उसने अपना आसन नीचे किया और अपने हाथ में लंबी कृपाण को क्षैतिज रूप से लहराया। कृपाण की रोशनी दहाड़ रही थी। यह एक बाघ था। शीर्ष, मध्य और निचले 3 स्थानों पर उन तीनों का कब्जा था। ये तीनों लोग सिर्फ बेशर्म खलनायक नहीं थे जो चालें खेलना जानते थे। उनके पास वाकई गर्व करने लायक ताकत थी। अर्जुन इस बार निश्चित रूप से हार जाएगा। पिछली बार चू यान ने कहा था कि अर्जुन हार गया था, लेकिन अंत में अर्जुन ने बाजी पलट दी, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस समय ली हाई और अन्य लोगों द्वारा किए गए हमले पूरी तरह से निर्दोष थे। यहां तक कि द्वितीय श्रेणी अकादमी के शीर्ष विशेषज्ञ भी ऐसे दृश्य से डरेंगे। प्रथम श्रेणी अकादमी के अर्जुन के पास हारने का कोई कारण नहीं था। परिणामस्वरूप अर्जुन चिल्लाया, शरीर तानाशाह बिजली शरीर। एक पल में उसके शरीर में युआन क्यूई तेजी से जलने लगा। उफनती हुई युआन क्यूई हिंसक और चिड़चिड़ाहट से धड़क रही थी। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। आसमान से सूरज की एक किरण उतरी और उसकी उंगली पर पड़ी, जिससे सूर्य देव तकनीक की शक्ति फिर से एक साथ जुड़ गई। उसी क्षण उसके शरीर पर उमड़ता हुआ युआन क्यू अचानक फट गया। धमाका! हिंसक मूल ऊर्जा आघात तरंगे उन तीनों को पागलों की तरह दूर ले गईं, जिससे उन तीनों की गति धीमी हो गई। फिर अर्जुन ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई, थंडर किंग, लाइटनिंग। अर्जुन ने पुको बिजली के गोले का एक बड़ा मुंह छिड़क दिया। बिजली के गोले ने तुरंत उन तीनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी अचूक चार्जिंग गति में तुरंत गतिरोध पैदा हो गया। शुल्क! अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं जब वह बाहर उड़ गया। इसके बाद अर्जुन ने केवल एक छोटा सेकंड का उपयोग किया। उसकी शानदार बिजली की मुहर की गति बेहद तेज थी। यह लंबे समय के अभ्यास का परिणाम था। एक और बिजली विशेषता मार्शल कौशल, हर कोई आश्चर्य में पीला पड़ गया। सौभाग्य से यह हाओरन संप्रदाय था। सभी में आत्मा के झटकों के प्रति गहरी सहनशीलता थी। अगर किसी ने बाहर बिजली से प्रेरित मार्शल कौशल देखा होता तो वे शायद बहुत पहले ही बेचैन हो जाते। हालांकि यहां हर कोई पहले से ही दुनिया देख चुका था, इसलिए इसे स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि जब सभी लोग अभी भी बिजली के झटके में डूबे हुए थे, तब अर्जुन का हमला शुरू हो चुका था।
अर्जुन का लक्ष्य हान यू था। वह बहुत तेज गति से हान यू की ओर बढ़ा, उसके पीछे बिजली की एक लंबी पूंछ थी। जैसे ही अर्जुन की उन्मत्त शक्ति हान यू पर प्रकट होने वाली थी, ली हाई ने जल्दी से टकराव की दिशा बदल दी और हान यू के सामने खुद को घुसा दिया ताकि हान यू की रक्षा कर सके। मुझे पता था कि तुम आओगे। स्प्रिंट के बीच में अर्जुन ने अचानक अपना रुख बदल दिया। मौके पर एक नीला ड्रैगन समुद्र में बाहर आया और एक तिरछे कोण पर हमला किया। हर कोई हैरान था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन ली है पर निशाना साध रहा था। ली हाई हान यू की रक्षा करने के लिए बाहर भागा। अर्जुन ने आधे रास्ते में अपना रास्ता बदल लिया और ली हाई की ओर झुक गया। यह नीला ड्रैगन, जिसे टायरानिकल बॉडी, लाइटनिंग बॉडी और क्वेंचिंग सन का आशीर्वाद प्राप्त था, बेहद शक्तिशाली था। जब वह शक्तिशाली ओरिजिन कास्टिंग शील्ड मार्शल कौशल से टकराया तो उसने तुरंत ली है को बाहर धकेल दिया। हालांकि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। एक बार जब उसने ली है को धक्का दिया तो वह पलट गया और अपनी कृपाण से हान यू पर वार किया। उसके पीछे लियू फेंग पहले ही दौड़कर आया और अर्जुन की पीठ पर वार कर दिया। सभी ने सोचा कि अर्जुन लियू फेंग को चकमा दे देगा, जिससे हान यू पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका खो जाएगा। हालांकि अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने वास्तव में अपनी पीठ पर अपेक्षाकृत कमजोर युआन क्यूई ढाल को अस्थायी रूप से संघनित कर लिया था और उसके हाथ में विशाल कृपाण अभी भी हान यू की ओर गिर रही थी। इस समय हान यू की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह सचमुच डर गया था। वह घबरा कर चिल्लाया, पागल, मुझसे दूर रहो। हान यू ने ऐसी जानलेवा लड़ाई शैली कभी नहीं देखी थी। क्या अर्जुन को लियू फेंग द्वारा आधे में काट दिए जाने का डर नहीं था? हालांकि हान यू के पास अब इतनी चिंता करने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपनी कृपाण उठाई और अर्जुन की कृपाण से घायल हो गया। इस वार के साथ ही हान यू की कलाई भी टूट गई। वह अर्जुन के अत्याचारी बिजली के शरीर के प्रभाव का सामना नहीं कर सका। लेकिन उसी समय अर्जुन की पीठ से एक जोरदार चीरने वाली आवाज निकली। अर्जुन की युआन क्यूई ढाल को लियू फेंग ने चीर दिया और अर्जुन की पीठ पर तेज ब्लेड ने एक भयंकर और हड्डीभेदी विशाल कृपाण घाव भी काट दिया। अर्जुन ने अपनी चोटों को अनदेखा किया और लियू फेंग की ओर देखा तक नहीं। उसने अपने हाथ में तलवार उठाई और हान यू पर फिर से हमला कर दिया। आह! क्या तुम पागल हो? क्या तुम मुझे मार डालोगे? हान यू बुरी तरह डर गया। उसने महसूस किया कि उसकी जांघें गर्म हो गई हैं और उसने पेशाब कर दिया। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अगर उसने यहां किसी को मार दिया तो उसे संभवतः संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। तुरंत जैसे ही ब्लेड हान यू की कमर पर वार करने वाला था, ब्लेड अचानक से बदल गया और ब्लेड के पिछले हिस्से से हान यू की छाती पर वार किया गया। पुह! हान यू का पूरा शरीर उछल गया, उसकी पसलियां टूट गईं और वह दर्द से चीख उठा। वह हवा में पीछे की ओर उछला और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। अर्जुन की पीठ के पीछे खून चमक उठा। उसने हान यू को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अचानक पलट गया। उसकी रक्तलाल आंखें लियू फेंग को घूर रही थीं। लियू फेंग वास्तव में इस हद तक भयभीत हो गया था कि अर्जुन की एक नज़र से उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह लगातार 3 कदम पीछे हट गया। लियू फेंग भी डर गया था। उसने साफ देखा कि अर्जुन ने हान यू के साथ कैसा व्यवहार किया था। जहां तक दर्शकों की बात है तो वे अर्जुन की लापरवाह लड़ाई शैली से अपने दिल की गहराइयों से हैरान थे।